Hello everyone, welcome to my channel CS Legal World, and today we are doing chapter 5, which is resolution strategies. Again, this chapter is as same as for CRI part 2 of course, and for insolvency for IBC, which is as an optional subject. They all can see this video and it is applicable for all of them. So firstly, the first question comes over here is that the resolution plan to include necessary measures for insolvency resolution of CD, which is corporate debtor. So ऐसे resolution plan में basically कौन से necessary measures होंगे for insolvency resolution of CD, ऐसे क्या क्या हो सकते हैं. Again that is inclusive, ऐसा नहीं कि ये जो list है वही है, ऐसा नहीं है. It is inclusive and not limited to these one, कि ये measures हो सकते हैं under resolution plan. When we talk about measures that can be there in resolution plan for insolvency resolution of CD. So these are some of the points given over here. So let's go ahead. सबसे पहले क्या बोला है देखना कि ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स ऑफ सीडी कर दो या फिर सेल ऑफ एसेट्स ऑफ सीडी कर दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उस पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट है या नहीं है, उस एसेट्स पे जिसको आप सेल कर रहे हो उस पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट है या नहीं है. सो ये दो पॉइंट सिमिलर हो गए. या तो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, मतलब मेजर्स है ना, तो या तो नहीं, मतलब या तो आप ट्रांसफ़र कर लो शेयर्स, या नहीं बोल सकते अगेन कि आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो एसेट्स ऑफ सीडी, आप सेल भी कर सकते हो एसेट्स ऑफ सीडी. तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया कि आप सीडी के एसेट्स को या तो ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, अप टू द चॉइस. उसके बाद दो पॉइंट सिमिलर है विच इज़ अबाउट शेयर्स, कि या तो सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स कर लो या फिर कैंसलेशन और डी लिस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ सीडी कर लो. या तो सब्सटेंशियल एक्विजिशन कर लो सीडी के शेयर्स का, या तो कैंसिल या डी लिस्ट कर दो. तो 4 पॉइंट अभी तक ये समझ में आ रहा है कि मैं सीडी के एसेट्स को या तो ट्रांसफ़र कर सकते हो या तो सेल भी कर सकते हो, और जो शेयर्स है ना सीडी का, या तो मैं उसको सब्सटेंशियली एक्वायर कर सकते हो या फिर मैं उसको कैंसिल या फिर डी लिस्ट भी कर सकते हो. तो ये 4 पॉइंट तो मेरे क्लियर हो गए, ठीक है. उसके बाद 2 पॉइंट है विच इज़ क्वाइट सिमिलर एज इज रिडक्शन एंड एक्सटेंशन. ये दो ही उसका ऑपोजिट मिला, इससे 2 पॉइंट को सिमिलर ले लिया कि आप जो क्रेडिटर्स को अमाउंट पे करने वाले हो ना, आप जो रेजोल्यूशन प्लान के तहत क्रेडिटर्स को अमाउंट पे करने वाले हो ना, आप उसमें रिडक्शन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप एक्सटेंशन कर सकते हो मैच्योरिटी डेट में, जो मैच्योरिटी डेट है उसमें आप एक्सटेंशन कर सकते हो, या फिर इंटरेस्ट रेट जो है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो. अदर टर्म्स ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम सीडी, अदर टर्म्स ऑफ अ डेट ड्यू फ्रॉम सीडी. तो रिडक्शन एंड एक्सटेंशन वाला भी समझ में आया. तो अभी तक के 6 पॉइंट कौन कौन से हो गए कि सीडी के एसेट्स को या तो ट्रांसफ़र कर दो या फिर सीडी के एसेट्स को सेल कर दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उस पर कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट है या नहीं है. उसके बाद 2 पॉइंट हमको शेयर से रिलेटेड मिले थे कि सीडी के शेयर्स को या तो सब्सटेंशियली एक्वायर कर लो या फिर सीडी के शेयर्स को कैंसिल या फिर डीलिस्ट करा दो, कोई दिक्कत नहीं. इतने 4 पॉइंट समझ में आ गए थे. उसके बाद 2 पॉइंट और थे बेटा. क्या थे वो 2 पॉइंट? क्या थे वो 2 पॉइंट? रिडक्शन और एक्सटेंशन वाला था कि रिडक्शन कर दो, जो आप अमाउंट पे करने वाले हो क्रेडिटर्स को उसमें रिडक्शन कर सकते हो, एक्सटेंशन कर सकते हो मैच्योरिटी डेट में, इंटरेस्ट रेट में, या फिर कोई भी एनी अदर टर्म्स ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम सीडी. तो ये 6 पॉइंट तो हमको क्लियर हो गए कि 2 एसेट से रिलेटेड है, 2 शेयर से रिलेटेड है, एक एक्सटेंशन से रिलेटेड है, एक रिडक्शन से रिलेटेड है. ये 6 पॉइंट क्लियर हो गए, एकदम ढंग से क्लियर हो गए एकदम. अब 3 पॉइंट जो ऐसे वो चेंज और अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं कि चेंज कर सकता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय सीडी का जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहा था उसमें आप चेंज कर रहे हो, या फिर चेंज इन पोर्टफोलियो ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और रेंडर्ड बाय सीडी. मतलब सीडी का जो पोर्टफोलियो था, जो गुड्स और सर्विसेज दे रहा था, प्रोड्यूस करता, रेंडर करता, उसमें आप कोई चेंजेस करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो. अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ सीडी, आपको सीडी के एओए एमओए में कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस करना आप वो भी कर सकते हो अंडर रेजोल्यूशन प्लान. सो डिड वी अंडरस्टैंड अंटिल अभी तक अपने कितने पॉइंट हो गए बेटा? 2 2 2 6 और ये 3, आई गेस 6 और 3 कितना होता है? 9 ही होता है. सो 9 पॉइंट क्लियर हो गए. अब बिना देखे मुझे बताना क्या पॉइंट थे 9. तो 2 पॉइंट हमने देखे थे. कौन से 2 पॉइंट हमने एसेट्स के देखे थे यहाँ पे. चलो इसको ऐसे नहीं करते, इसको छुपाऊँ कैसे मैं? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. चलो इसको डोरेमोन से छुपा देते हैं.
ठीक है। तो 2 पॉइंट बेटा आपने एसेट्स के देखे थे, 2 पॉइंट हमने देखे थे किसके, 2 पॉइंट एसेट्स के देखे थे, ठीक है। 2 पॉइंट एसेट्स के देखे थे, देख लेते मैडम, देख लेते। 2 पॉइंट शेयर्स के देखे थे, 2 पॉइंट शेयर्स के भी देख लेते। एक रिडक्शन है, एक एक्सटेंशन वाला पॉइंट था, 6 पॉइंट हो गए। नाउ एक अमेंडमेंट वाला पॉइंट था और 2 चेंज वाले पॉइंट थे। तो पहला पॉइंट क्या था कि मैडम आपको सीडी के एसेट्स को ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर कर लो। दूसरा पॉइंट था आप सीडी के एसेट्स को सेल करना चाहते हो, सेल कर लो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उस पर कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट है या नहीं है। फिर 2 पॉइंट थे शेयर्स के कि सीडी के शेयर्स को आप सब्सटेंशियली एक्वायर भी कर सकते हो या फिर डीलिस्ट या फिर कैंसिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी समझ में आ गया। शेयर्स के भी 2 पॉइंट हो गए। फिर ताकि रिडक्शन कर सकते हो इन पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ सीडी, सीडी के क्रेडिटर्स को जो पेमेंट देना उसमें रिडक्शन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक और था कि एक्सटेंशन कर सकते हो आप मैच्योरिटी डेट में या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट में और एनी अदर टर्म्स ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम सीडी। ये पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट क्लियर हो गए। नाउ 3 पॉइंट थे, एक था चेंज इन टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय सीडी, एक था चेंज इन पोर्टफोलियो ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और रेंडर्ड बाय सीडी, ठीक है, और एक था अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ सीडी। तो ये टोटल अपने 9 पॉइंट हो गए, इतने अपने को क्लियर हो गए। अब जो 5 पॉइंट है ना बचे हुए 1 2 3 4 5, यस इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट पॉइंट, क्योंकि 9 पॉइंट अपने को थोड़ा बहुत अपन को रिलेट कर पाए, थोड़ा बहुत को रिलेट कर पाए। ये 5 पॉइंट कंप्लीट डिफरेंट है कि आप रीस्ट्रक्चरिंग कर दो सीडी का, ठीक है, आप मर्जर अमालगमेशन करा लो, आप सेटिस्फैक्शन या मॉडिफिकेशन ऑफ एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट करा लो, क्योरिंग और वेविंग ऑफ एनी ब्रीच ऑफ टर्म्स ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम सीडी, फिर इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ सीडी, आप सीडी के सिक्योरिटीज़ को इशू कर दो फॉर व्हाट, फॉर कैश प्रॉपर्टी सिक्योरिटी और एक्सचेंज फॉर क्लेम्स और एनी अदर अप्रोप्रिएट पर्पस। फिर है ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी। तो इसमें से एक पॉइंट, ये जो 5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं ना उसमें से 2 पॉइंट अगर मैं कहूँ कि बहुत ईजी है तो वो एक तो है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सीडी करा लो और अप्रूवल्स, ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। ये 2 पॉइंट भी चलो से ईजी है बोल सकते हैं। अब 3 पॉइंट जो टफ है, जिसमें से एक पॉइंट तो बहुत ही अलग है, विच इज़ इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ सीडी फॉर कैश प्रॉपर्टी सिक्योरिटीज इन एक्सचेंज फॉर क्लेम्स। ये तो थोड़ा अलग ही पॉइंट है। फिर ये 2 पॉइंट को आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा ऑब्वियसली अलग ही है, सेटिस्फैक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट या फिर क्योरिंग और वेविंग ऑफ एनी ब्रीच ऑफ एनी टर्म्स ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम सीडी। तो बेसिकली जब ये कर रहे हो ना आप, इसके बाद ये वाला पॉइंट उठा लेना, क्योरिंग और वेविंग ऑफ एनी ब्रीच ऑफ एनी टर्म्स ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम सीडी, ये वाला पॉइंट उठा लेना। तो अभी तक अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ अगेन तो हम देखते हैं हमको कितने पॉइंट याद आते हैं, ठीक है। मैं लर्न कराना चाहती हूँ आपको अपने साथ। तो सबसे पहले 2 पॉइंट हमने क्या पढ़े बेटा, 2 पॉइंट हमने पढ़े कि सीडी का जो एसेट है उसको ट्रांसफर कर दो या फिर सेल कर दो। सेल कर दो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उस पर कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट है या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 पॉइंट क्लियर थे। शेयर्स से रिलेटेड 2 पॉइंट थे कि सीडी के शेयर्स को सब्सटेंशियली एक्वायर भी कर सकते हो, सीडी के शेयर्स को आप कैंसिल या फिर डीलिस्ट भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 पॉइंट थे विच इज़ एक्सटेंशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन इन पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ सीडी था एंड एक्सटेंशन ऑफ मैच्योरिटी डेज या फिर इंटरेस्ट रेट या फिर एनी अदर टर्म्स ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम सीडी, ये था। उसके बाद 3 पॉइंट थे सिमिलर, विच इज़ चेंज इन टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय सीडी, और था चेंज इन पोर्टफोलियो ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और रेंडर्ड बाय सीडी। एक और था विच इज़ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ सीडी। फिर 2 पॉइंट मैंने कहा था ईजी वाले, विच इज़ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बाय अमालगमेशन मर्जर एंड ऑल दैट। दूसरा पॉइंट था अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। फिर एक पॉइंट बहुत ही अलग था जो मैंने बोला था, इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सीडी फॉर कैश, फॉर प्रॉपर्टी, फॉर सिक्योरिटीज और अदर अप्रोप्रिएट थिंग्स, ये पॉइंट था। अब कौन सा पॉइंट छूट गया जो 2 पॉइंट साथ में थे, विच इज़ मॉडिफिकेशन या फिर सेटिस्फैक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट था ना, हाँ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। एक और पॉइंट था विच इज़ ब्रीच से रिलेटेड कुछ था, वेव ऑफ कर रहे हो या क्योर कर रहे हो ब्रीच ऑफ एनी टर्म्स ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम सीडी। तो ये पूरे पॉइंट मुझे तो याद हो गए, आई होप मेरे साथ आपको भी याद हो गए। तो मैंने इस तरह से आपको कोरिलेट करा दिया, आई थिंक एक तरीका था याद करने का, और तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलो अब ये हो गया। अब हम करने वाले हैं कि कैटेगरीज ऑफ
कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होगा, तो वो एक तो इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग होगा, एक तो एक्सटर्नल रीस्ट्रक्चरिंग होगा। तो आपको चाहिए 5 मिनट के लिए आप पॉज कर दो वीडियो, एक बार ये पॉइंट्स को देख लो जिस तरह से मैंने हाईलाइट किया, आप कुछ हाईलाइट कर लो। अब मैं भी थोड़ा पॉज लेती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन एंड इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन बहुत अच्छे से समझाऊँ, बहुत अच्छे से समझाऊँ। सो या पहले हम एक्सटर्नल रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। 5 मिनट का पॉज ले लो, ये पॉइंट्स एक बार देख लो। सो आई होप इतना टाइम काफ़ी होगा आपको को रिलेट करने में, देखने में और याद करने में। साथ साथ याद कर लो ये चैप्टर मेरे। So now basically we know there are two categories, external and internal. So right now we are talking about कि external restructuring कैसे करते हैं CD का। So when we are doing external restructuring तो यहाँ पे दिया है ways कि कौन कौन से तरीके से हम external restructuring कर सकते हैं। तो external restructuring consist of merger and amalgamation, कि आप merger and amalgamation के थ्रू कर लो या फिर आप acquisition कर लो, एक्विजिशन करके भी आप एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हो, या फिर आप कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी करके भी, कि कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी करके भी एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हो। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ CD तो हम कौन कौन से वेज से कर सकते हैं, या तो हम मर्जर एंड अमालगमेशन कर ले, या तो एक्विजिशन कर ले, या तो कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी के थ्रू कर सकते हैं। सो बेसिकली नाउ दिस पॉइंट अराइजेस, यही 3 पॉइंट हमारे हेडलाइंस भी होंगे कि कैसे करना है, थ्रू मर्जर अमालगमेशन एंड डीमर्जर, देन थ्रू एक्विजिशन कर सकते हैं, थ्रू कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी के थ्रू कर सकते हैं। सो थ्रू मर्जर्स अमालगमेशन एंड डीमर्जर की जब हम बात करते हैं कि थ्रू मर्जर अमालगमेशन एंड डीमर्जर कैसे करेंगे, सो सबसे पहले यहाँ पे दिया है अगर आपको रीस्ट्रक्चरिंग करना है टू मर्जर अमालगमेशन एंड डीमर्जर, तो आप कर ही क्यों रहे हो, यू आर डूइंग बिकॉज टू अचीव इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी इन ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या क्यों कर रहे हो आप, अ कंपनी इज मर्ज्ड अमालगमेटेड और डीमर्ज्ड टू अचीव इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी इन ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। कौन सी कंपनी जो मर्ज हो रही है वो कंपनी को अचीव करना है एफिशिएंसी इन ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसलिए वो मर्ज हो रही है। उसके बाद टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स ऑफ CD, ठीक है, जो कॉर्पोरेट डेटर है, अगर आप एक बार डीमर्ज हो रहे हो, आप मर्ज कर रहे हो, डीमर्ज कर रहे हो, या फिर आप अमालगमेट कर रहे हो, तो एटलीस्ट जो CD का एसेट्स पड़ा हुआ है उसका तो आप मैक्सिमम यूज़ कर लो, उसको तो आप रद्दी के भाव में मत बेचो। दिस इज़ वाई वी आर डूइंग एक्सटर्नल रीस्ट्रक्चरिंग थ्रू मर्जर एंड अमालगमेशन, कि हमको अचीव करना है इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी इन ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, की जो CD है उसके एफिशिएंसी लाए हम उसकी कंपनी में ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के थ्रू, ऑपरेशनली भी एंड फाइनेंशियली भी, एंड टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स ऑफ CD। मतलब ये रद्दी के भाव में ना बिके, एक बार वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा उसके बाद तो रद्दी के भाव में बिकना है ना सारे एसेट्स वगैरह, अगर रेजोल्यूशन प्लान नहीं आता है तो, और अगर आ रहा है तो उसके जो एसेट्स बचे उसका मैक्सिमम यूज हो जाएगा। फिर एक और चीज़ है, जब आप मर्जर अमालगमेशन डीमर्जर करते हो तो जो कंसीडरेशन रहता है व्हेन यू डूइंग मर्जर अमालगमेशन, बेसिकली दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी होता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी होता है कि आप मर्ज करके मर्ज कर रहे हो, जब आप मर्जर अमालगमेशन डीमर्जर कर रहे हो तो कंपनी के आप इक्विटी को फ्लक्चुएट करते हो, कंपनी के इक्विटी को फ्लक्चुएट करके आप मर्जर डीमर्जर कर रहे हो। फिर जो ट्रांसफरी कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी कौन होती है, ट्रांसफरी कंपनी वो होती है जिसमें अमालगमेट हो रहे हो, जो कि आपको अक्वायर कर रहा है। तो जो ट्रांसफरी कंपनी है जिसमें आप अल्टीमेटली घुसने वाले हो, सो जो ट्रांसफरी कंपनी है इज़ यूज्ड फॉर मीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर आफ्टर द मर्जर। सो बेसिकली फंड्स अवेलेबल इन द ट्रांसफरी कंपनी आफ्टर, एक बार मर्जर हो गया उसके बाद ट्रांसफरी कंपनी जो है उसमें जो भी फंड्स अवेलेबल है दैट इज़ यूज्ड फॉर मीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। अगेन
सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें, सबसे पहले हमने देखा कि मर्जर अमालगमेशन वगैरह हम लोग क्यों कर रहे हैं, वो मर्जर अमालगमेशन हम लोग कर रहे हैं टू अचीव द ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल एफिशिएंसी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखा था, सेकेंड पॉइंट क्या देखा था कि सीडी के एसेट्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। थर्ड हमने बोला कि कंसिडरेशन जो होगा वो इज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी होगा जब ये सब में मर्जर अमालगमेशन होता है, तो कंसिडरेशन नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी होता है। उसके बाद देखा हमने कि फंड्स जो रहेंगे ट्रांसफरी कंपनी में आफ्टर द मर्जर दैट इज देयर टू यूटिलाइज टू यूज फॉर मीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर वर्क एंड या फिर बोला फिर क्यों या फिर बोला मैंने इज यूज्ड फॉर मीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी मीट करो एंड सिमिल्टेनियसली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी मीट करो of transferor company. Now transferor company gets the benefit of resources of the transferee company of course। जो transferee company का जो भी ब्रांड है, जो भी गुडविल है, टेक्नोलॉजी है, वो सारा बेनिफिट कौन ले रहा है बेटा, मर्जर के बाद ट्रांसफरर कंपनी। ऑल्सो देयर इज अ चेंज इन, अच्छा यहाँ पर ये खत्म हुआ इतना, ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट अपना खत्म हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट था कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो थ्रू मर्जर अमालगमेशन एंड डी मर्जर्स, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया अपना। उसके बाद अब सेकेंड पॉइंट आ रहा है विच इज़ एक्विजिशन, कि रीस्ट्रक्चरिंग आप कर रहे हो थ्रू एक्विजिशन, रीस्ट्रक्चरिंग आप कर रहे हो थ्रू एक्विजिशन। सो जब आप एक्विजिशन के थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो तो जो रेजोल्यूशन एप्लीकांट है, रेजोल्यूशन एप्लीकांट कौन होता है, रेजोल्यूशन एप्लीकांट इज द पर्सन जो आपकी कंपनी को बचाने के लिए आ रहा है। एंजल बोल दो कि देवता है, देवता बोल सकते हो, देवता है बिकॉज वो डिस्ट्रेस्ड कंपनी को बचाने के लिए आ रहा है, बोल रहा है मैं आ रहा हूँ, मैं हूँ ना मसीहा, सो दैट इज रेजोल्यूशन एप्लीकांट। सो रेजोल्यूशन एप्लीकांट थ्रू अ रेजोल्यूशन प्लान, रेजोल्यूशन एप्लीकांट आएगा अपने साथ लेके, रेजोल्यूशन प्लान आएगा और अक्वायर द कंट्रोलिंग स्टेक इन सीडी। तो बेसिकली रेजोल्यूशन एप्लीकांट जो है विद रेजोल्यूशन प्लान कम्स टू अक्वायर द कंट्रोलिंग स्टेक इन सीडी। कैसे कर सकता है, बाय द रिड्यूसिंग और कैंसिलिंग इट्स एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल एंड recapitalizing it by infusing further equity capital, alternatively by making payment to shareholders of CD एंड उनसे शेयर्स ले लेगा। इसको तो वो बोल सकते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर बोल सकता है, और बाय मेकिंग पेमेंट टू शेयर होल्डर। अब वो पेमेंट भी कैसे करेगा, या तो फुल्ली इन इक्विटी करेगा, या तो पार्टली इन इक्विटी पार्टली इन डेट करेगा, या तो फुल्ली इन डेट करेगा। मैनेजमेंट जो रहेगा सीडी का वो भी चेंज हो जाएगा रेजोल्यूशन एप्लीकांट के डायरेक्टर्स से। तो ये था रीस्ट्रक्चरिंग थ्रू एक्विजिशन। अगेन आई रिपीट इट, अभी तक जितना बड़ा आई होप उतना याद हो गया रहेगा। अब इतना ये दूसरा पॉइंट याद करने की कोशिश करना कि व्हेन वी आर डूइंग एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन रीस्ट्रक्चरिंग, सॉरी माय बैड, सो एक्सटर्नल रीस्ट्रक्चरिंग व्हेन वी आर डूइंग ऑफ सीडी, तो जो रेजोल्यूशन एप्लीकांट है वो अपने साथ रेजोल्यूशन प्लान लेके आएगा और सीडी को अक्वायर करने की कोशिश करेगा, कंट्रोल करेगा स्टेक सीडी का। अब वो कैसे करेगा, या तो वो रिड्यूस या फिर कैंसिल करेगा उसका एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल, या फिर वो फर्दर इक्विटी कैपिटल ले लेगा। ऑल्टरनेटिवली कैसे, बाय मेकिंग पेमेंट टू शेयर होल्डर, हॉस्टाइल टेक ओवर कर रहा है, शेयर होल्डर्स को फट पैसे दे रहा है और उनसे शेयर्स ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हॉस्टाइल टेक ओवर हुआ। उसके बाद बोला है कि फंड्स, अब वो हॉस्टाइल टेक ओवर भी कैसे कर सकता है, तो भाई वो इक्विटी देके कर सकता है, डेट देके कर सकता है, फुल्ली डेट देके कर सकता है। उसके बाद ये हुआ कि उसका जो मैनेजमेंट है सीडी का वो चेंज होगा, हो सकता है बाय मैनेजर और डायरेक्टर ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकांट। तो ये दो पॉइंट अपने क्लियर हो गया है, वो आपको लर्न भी हो गया रहेगा। नाउ वी गोना डू अवर थर्ड पॉइंट विच इज रीस्ट्रक्चरिंग थ्रू कन्वर्जन ऑफ डेट फॉर इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज़। तो अब ये पॉइंट मैं आपको कराती हूँ, इसके पहले दो पॉइंट देखना है तो देख लो। अब इस थर्ड वाले पॉइंट को करेंगे, उसमें फिर हाईलाइट करेंगे, देखते हैं क्या हाईलाइट करने जैसा है, ठीक है। पहले ये पॉइंट से पढ़ते हैं क्या बोला है, देखना। रीस्ट्रक्चरिंग थ्रू कन्वर्जन ऑफ डेट फॉर इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब आप रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो थ्रू कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी, कि जो डेट था आपकी सीडी का, उसको आप इक्विटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करना चाहते हो। सो नाउ लेट्स रीड द पॉइंट एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस पॉइंट।
So it can be understood that the insolvency of corporate debtor is mainly due to default in its debt. कि भाई वो इंसॉल्वेंट होता ही क्यों है, सीडी इंसॉल्वेंट ही तो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि उसके कॉर्पोरेट डेट पड़े, ठीक है, उसकी कॉर्पोरेट डेट पड़े, वेदर अब वो फाइनेंशियल डेट हो, ऑपरेशनल डेट हो, डजेंट मैटर. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप इंसॉल्वेंसी में आपका CIRP कब चालू होगा, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कब चालू होगा, जब आप डिफ़ॉल्ट करते हो. तो डिफ़ॉल्ट डजेंट मैटर ना बेटा, वो फाइनेंशियल डिफ़ॉल्ट हो या फिर क्रेडिटर डेट, ऑपरेशनल डेट हो आपका, ठीक है, कोई भी डिफ़ॉल्ट हो, लेकिन CIRP तो चालू तब होगा ना जब आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया है, ठीक है. वेदर इट कुड नॉट फुलफिल इट्स रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, आप नहीं फुलफिल कर पाए रीपेमेंट ऑब्लिगेशन. सो द रेजोल्यूशन एप्लीकांट ऑन द बेसिस ऑफ द असेसमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर मे प्रपोज द कन्वर्जन ऑफ डेट ऑफ CD into securities of the CD issued in favor of the creditors, thereby changing the nature and terms of the debt. The said securities may be in the form of equity share, preference share or debentures, bonds. As a result of the said restructuring, the existing debt of CD is reduced to sustainable level of conversion of the same into equity and by waiving substantial part of unsustainable debtor. फिर से पढ़ेंगे हम इसको, मुझे कुछ कुछ समझ में आया, बट मुझे ये देखना कि इसमें हाईलाइट क्या करूँ. जैसे कि हमने ये हाईलाइट किया था यहाँ पर पॉइंट्स, तो नीचे के समझ आ गए थे. अब देखते हैं इसमें क्या हाईलाइट करने की ज़रूरत है. तो सबसे पहले हमने फर्स्ट 3 लाइन में ये पढ़ा कि ये क्या पढ़ा हमने कि इंसॉल्वेंसी स्टार्ट ही तब होती है जब कॉर्पोरेट डेटर ने कोई डिफ़ॉल्ट मारा हो, ठीक है, कोई डिफ़ॉल्ट मारा हो तब इंसॉल्वेंसी स्टार्ट होती है. ये तो हमें समझ में आ गया. फिर बोला वेर इट कुड नॉट, हाँ रीपेमेंट ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पा रहा, ठीक है, ये 4 पॉइंट तो समझ गया. उसके बाद बोला कि रेजोल्यूशन एप्लीकांट क्या करेगा, जो आ रहे हैं ना वो क्या करेगा, वो असेसमेंट करेगा पहले CD को, क्या है भाई तेरा बता. मैंने मे प्रपोज द कन्वर्जन ऑफ डेट ऑफ CD इनटू सिक्योरिटीज ऑफ द CD इश्यूड इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर्स. तो बेसिकली CD के जो क्रेडिटर्स रहेंगे ना उनको बोलेगा भाई तेरा कितना कितना पैसा बाकी है, वो बोलेगा मेरा 10 लाख तो खैर है, तो फिर इसमें आएगा ही नहीं, कलेक्टिव है तो आ सकता है. 1 करोड़ है उसके ऊपर का डिफ़ॉल्ट है तब तो आप घुस सकते हो, तब तो CIRP चालू हो सकता है. तो बोला मेरा 1 करोड़ का डिफ़ॉल्ट है, सामने वाला बोल रहा है मेरा 5 करोड़ का डिफ़ॉल्ट है, तीसरा बोल रहा है मेरा 10 करोड़ का डिफ़ॉल्ट है, चौथा बोल रहा है मेरा 1000 करोड़ का डिफ़ॉल्ट है. अब ना ये क्या करेगा रेजोल्यूशन एप्लीकांट, ये बोलेगा भाई तेरा कितना डिफ़ॉल्ट है, तेरा कितना डिफ़ॉल्ट है, तेरा कितना डिफ़ॉल्ट है. ये डिफ़ॉल्ट को मार गोली, मैं तेरे को जितने भी तेरा डिफ़ॉल्ट है मैं तेरे को CD का इक्विटी शेयर्स इशू कर देता हूँ, CD का इक्विटी शेयर्स इशू कर देता हूँ. तो यही बात है यहाँ पे दैट द रेजोल्यूशन एप्लीकांट ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ CD मे प्रपोज द कन्वर्जन ऑफ डेट ऑफ द CD इनटू सिक्योरिटीज ऑफ द कॉर्पोरेट डेट इशूड इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर्स, thereby changing the nature and terms of the debt. The said securities may be in the form of equity. अब वो बोल रहा है ना CD को कि भाई तेरा क्या था 10,000 करोड़, इधर आ जा, इक्विटी दे देता हूँ. तो इक्विटी भी दे सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी दे सकता है, ठीक है, डिबेंचर की बॉन्ड्स भी दे सकता है, सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो एज अ रिजल्ट ऑफ द सेट रीस्ट्रक्चरिंग द एग्जिस्टिंग डेट ऑफ द कॉर्पोरेट डेट इज रिड्यूस टू अ सस्टेनेबल लेवल ऑफ कन्वर्जन टू सेम इनटू इक्विटी एंड बाय वेविंग द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ. तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया. अब इसमें मार्क करूँगी तो आपको बताती हूँ. अब ये जो रीस्ट्रक्चरिंग हुआ था ना कि आप डेट इंटू इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो, ये हुआ था एक्विजिशन ऑफ भूषण स्टील लिमिटेड में after acquisition by Tata Group. So it is named as Tata Steel BSL Limited TBSL by resolution applicant. जो बमनीपल स्टील लिमिटेड था ना वो था सब्सिडरी टाटा ग्रुप का, टाटा स्टील लिमिटेड का था. तो बेसिकली BSL जो है वो TSL का सब्सिडरी था, BSL जो है वो TSL का सब्सिडरी था. तो BSL ने भूषण स्टील लिमिटेड को अक्वायर किया था. कैसे? पर्सेंट टू द रेजोल्यूशन प्लान बमनीपल स्टील लिमिटेड सब्सक्राइब किया था उसने 72.65% ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल ऑफ TBSL फॉर एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ दिस मच एंड प्रोवाइड एडिशनल. तो ठीक है, ये तो कुछ काम का नहीं है, ये एग्जांपल दे सकते हो, आप कोट कर सकते हो एग्जाम में, बट ऐसा कुछ काम का नहीं लगा मुझे. अब मैं इसमें टिक मार्क कर देती हूँ, इसको टिका लगा देती हूँ. क्या क्या कीवर्ड्स आपको याद रखने की ज़रूरत है. सो इफ़ वी कंक्लूड अपना एक्सटर्नल रीस्ट्रक्चरिंग, उसमें 3 पॉइंट हमने देखे. हमने बोला कि एक्सटर्नल रीस्ट्रक्चरिंग इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन, एक्विजिशन एंड कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी. कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू सिक्योरिटीज बोलो, इक्विटी गलत पॉइंट आया, बट ठीक है, दिया तो दिया.
सो थ्रू मर्जर्स, अमालगमेशन एंड डीमर्जर्स की जब हमने बात की तो हमने बोला कि कंपनी बेसिकली मर्ज होती है या फिर अमालगमेट होती है या फिर डीमर्ज होती है टू अचीव इम्प्रूवमेंट इन इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी इन ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ द एसेट्स ऑफ सीडी। तो ये 2 पॉइंट देखा था। फिर हमने देखा था कंसिडरेशन का पॉइंट था कि यूजुअली जब कंपनी ऐसे होती है ना, अमालगमेट, मर्जर, ये वो, तो कंपनी को जो हम कंसिडरेशन देते हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। उसके बाद हमने देखा था आई थिंक विजिबल होगा, ठीक है, ये देखा था। उसके बाद हमने बोला था कि फंड्स जो है ना अवेलेबल, जो है ना ट्रांसफरी कंपनी के पास, फंड्स जो ट्रांसफरी कंपनी के पास अवेलेबल है वो 2 चीज़ों में यूज़ हो सकता है। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में, एक वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए ऑफ ट्रांसफर कंपनी। ट्रांसफर कंपनी अगेन जो है वो बेनिफिट लेती है रिसोर्सेज ऑफ ट्रांसफर कंपनी का, ब्रांड का, गुडविल का, टेक्नोलॉजी का, ये सब एक्सेट्रा। उसके बाद देखा था हमने रीस्ट्रक्चरिंग थ्रू एक्विजिशन भी हो सकता है। तो देन वी सेड कि रीस्ट्रक्चरिंग अगर आप थ्रू एक्विजिशन कर रहे हो, रीस्ट्रक्चरिंग अगर आप थ्रू एक्विजिशन कर रहे हो तो आरए क्या करेगा, थ्रू रेजोल्यूशन प्लान एक्वायर करेगा कंट्रोलिंग स्टेक इन सीडी। अब वो कैसे करेगा, बाय ईदर रिड्यूसिंग और कैंसिलिंग इट्स एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल एंड रीकैपिटलाइजिंग इट्स इन्फ्यूजिंग फॉर, या तो वो कैंसिल करेगा उसके एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल को, या तो फर्दर इक्विटी कैपिटल लाएगा। ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकता है वो, हॉस्टाइल टेक ओवर कर सकता है, शेयर होल्डर्स को डायरेक्ट कंसिडरेशन देके टेक ओवर कर सकता है। शेयर होल्डर्स को जो डायरेक्ट कंसिडरेशन दे रहा है वो इधर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड पार्टली इन इक्विटी, पार्टली इन डेट होगा, या फिर होली इन डेट भी हो सकता है। उसके बाद ये है कि मैनेजमेंट ऑफ सीडी चेंज हो जाएगा बाय द मैनेजमेंट ऑफ आरए रेजोल्यूशन एप्लीकांट। उसके बाद हमने एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का लास्ट पॉइंट पढ़ा, विच इज़ थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग थ्रू कन्वर्जन ऑफ डेट फॉर इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज इसलिए आए क्योंकि डेट इंटू इक्विटी नहीं हो रहा है, डेट इंटू सिक्योरिटीज हो रहा है। सिक्योरिटीज में ब्रॉड आ गया ना, इक्विटी आ गया, प्रेफरेंस आ गया, डिबेंचर्स, बॉन्ड, ये सारे आ गए। तो अब जब हमने ये वाली बात की तो हमने बोला सबसे पहले कि सीआईपी स्टार्ट ही तब होता है जब डिफॉल्ट होता है, ठीक है। जब कॉर्पोरेट डेटर पेमेंट नहीं कर पा रहा है तभी सीआईपी चालू होता है, राइट, 1 करोड़ के ऊपर का अगर डिफॉल्ट है तो अब सेकेंड पॉइंट ये होता है कि रेजोल्यूशन एप्लीकांट में प्रपोज द कन्वर्जन ऑफ डेट ऑफ सीडी इनटू सिक्योरिटीज ऑफ द, मतलब रेजोल्यूशन एप्लीकांट क्या करेगा, मैं प्रपोज द कन्वर्जन ऑफ डेट की कन्वर्ट कर देगा डेट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, सीडी के डेट को कन्वर्ट करके, वो बोलेगा सीडी के डेट को कन्वर्ट करके सीडी के सिक्योरिटीज़ में आपके फेवर में इशू कर देता हूँ। क्रेडिटर्स सुनो मेरी बात, आपका जो डेट है ना वो तो नहीं मिलने वाला, भूल जाओ। आपको सीडी के डेट के बदले में सीडी के इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर या फिर डिबेंचर, बॉन्ड, ये सारे इशू कर देता है, ले लो ना, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से भी रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। फिर हमने ये देखा कि ऐसे भी किया था, किसने, टाटा के केस में ऐसे हुआ था, भूषण स्टील लिमिटेड के एक्विजिशन के केस में। सो वी आर क्वाइट डन विथ एक्सटर्नल रीस्ट्रक्चरिंग, माय बैड, ये रिकंस्ट्रक्शन पता नहीं क्यों आ रहा है बार बार। सो राइट नाउ आई होप जितना मैंने लर्न कराया वो अभी तक आपको, वो आपको लर्न हो गया रहेगा अच्छे से। लर्न की बात कर रही हूँ मैं चाहती हूँ ये चैप्टर मेरे साथ लर्न कर लूँ ताकि दोबारा आपको देखने की भी ज़रूरत ना पड़े। ये वीडियो आप 2-3 बार भी देख लोगे ना तो चैप्टर आपका सॉर्टेड हो जाएगा। 2-3 बार में मेरी आवाज़ आपके कानों में गूंजेगी और आपको याद हो जाएगा। और राइट, तो अभी तक हमने सिर्फ बहुत कम किया है, आधे घंटे में, बट आई होप आपको मेरे साथ याद हो गया रहेगा। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, रिकंस्ट्रक्शन, यार ये रिकंस्ट्रक्शन छोड़ ही नहीं रहा है मुँह से। इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग करना है अभी आपको मेरे साथ में। तो जब हम इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो उसमें 2 आएगा, एक तो आएगा आपका ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग और एक आएगा फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। मुझे देखना है तीसरा भी है क्या, तीसरा नहीं है, इतना ही है। तो इसके बाद हमको क्वेश्चन करना है विच इज़ डेट रीस्ट्रक्चरिंग, कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग के केस में क्या होगा। उसके बाद इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग के केस में क्या होगा, कैसे करते हैं इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग, बायबैक करना है। अच्छा ये तो इजी है, ये तो अपना कंपनी लॉ वाला पार्ट है। फिर केस लॉज दिए हैं और दिया है रेजोल्यूशन मेजर्स अंडर द, ये तो किया ना, रेजोल्यूशन मेजर्स अंडर आईबीसी, ये तो किया था, तो सेम वापस से दे दिया लगता है। हाँ है तो सेम ही, सेम है, इसको बड़ा करके दिया है। मतलब चलो
अच्छा मुझे एक बात बतानी, ये पॉइंट तो हमने याद कर ही लिए, अंदर का देखने में क्या ही प्रॉब्लम है भाई साहब, अंदर का देखने में क्या ही प्रॉब्लम है, देखो ना सेम है, सारा का सारा पॉइंट सेम है, नहीं क्या था अपन ने किया ना, वही है। फिर है एक्विजिशन ऑफ सीडी अंडर लिक्विडेशन थ्रू सेल ऑफ एसेट्स एज अ गोइंग कंसर्न, फिर ये करना है। उसके बाद आएगा केस लॉस, तो केस लॉस करना है और उसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी ये बहुत कम है अपने को करना है। लेट मी जस्ट ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड देन आई विल थिंक अब इसको कैसे कंक्लूड करूँ आपको। So basically what I've decided on is that you should read with me because we have to learn this together, right? We have to learn this together. In order to learn this together, we have to read this together and accordingly we gonna mark जैसे कि हम यहाँ पर मार्क कर रहे थे ना ऐसे इम्पॉर्टेंट कि अब सेकेंड डिवीजन करेंगे तो सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का नहीं पढ़ेंगे, तो वी गना डू दैट। सो लेट्स रीड विथ मी। नाउ वी हैव टू डू इंटरनल यार ये रिकन्स्ट्रक्शन मेरे मुँह से निकल ही नहीं रहा। इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग करे, इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग में अगेन आई सेड दो आएगा, एक तो ऑपरेशनल आएगा, एक फाइनेंशियल आएगा। सो लेट्स रीड दिस फर्स्ट, लेट्स से क्या बोलता है। So these two restructuring can be used simultaneously as required to resolve the insolvency of CD. Following explanation can derive the need of the two restructuring in the resolution of CD. So in the insolvency proceedings, the restructuring of CD is achieved through approval of the resolution plan by the AA subsequent to the approval of its COC. The resolution plan should opt for restructuring required for the CD depending upon various factors of CD such as nature and size of business, industry, market size क्या है, situation, the financial creditors क्या है, internal policies क्या है, business relationship क्या है with the vendors and customers and applicable laws etc. So resolution applicant is required, resolution applicant जो है is required to analyze all these factors and prepare, formulate, मैं इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा कर रही हूँ ताकि आप लोगों को देखें। The resolution plan containing the appropriate restructuring strategies to take over the corporate debtor and resolve दिख रहा है ना, its insolvency. So as mentioned in earlier sections to regulation 37 of CIRP regulation briefly lays down the external as well as internal restructuring strategies that may be opted for resolution applicants. The internal restructuring includes operation. भाई साहब मेरे को कुछ नहीं समझ आया फर्स्ट रीडिंग में। मैं इसको 3 बार रीड करूँगी ताकि मेरे भेजे में घुस जाए, फिर मैं आपके भेजे में घुसाऊँगी इसको। इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग वी डूइंग राइट नाउ। सो सबसे पहले देखना समझने की कोशिश करना, ये बोलने की क्या कोशिश करें दैट दीज टू रीस्ट्रक्चरिंग कैन बी यूज साइमल्टेनियसली, साथ में भी आप यूज़ कर सकते हो। मतलब ये जो दो रीस्ट्रक्चरिंग है ना, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल, ये दैट goes hand by hand. So these two restructuring can be used simultaneously as required to resolve the insolvency of CD. Following explanation can derive the need of the two restructuring in resolution of the CD. तो पहला लाइन तो ये समझ में आया मुझे कि बोल रहा है कि ये जो इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग के दो तरीके, आप ऑपरेशनल के थ्रू कर लो, फाइनेंशियल के थ्रू कर लो, दीज टू कैन गो हैंड बाय हैंड, ठीक है। अब ये जो दो रिस्ट्रक्चरिंग है इनकी क्या ज़रूरत है ये नीचे के लाइन में बताया। तो पहला दूसरा लाइन तो अपने को करने की ज़रूरत नहीं है, पहला लाइन मेरे को जहाँ तक समझा अपने को मार्क करने की ज़रूरत है दैट दीज टू रिस्ट्रक्चरिंग कैन बी यूज साइमल्टेनियसली, इतना ही मार्क करना है। अब सेकेंड पॉइंट में क्या बोला दैट इन द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इज अचीव्ड थ्रू अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय द AA सब्सिक्वेंट टू द अप्रूवल बाय COC। तो ये पॉइंट भी समझ में आ रहा है ना भाई कि जब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होती है तो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इज अचीव। रिस्ट्रक्चर कैसे होगा CD, कैसे होगा जब जो भी रेजोल्यूशन प्लान आया। अच्छा मेरी एक बात सुनो, कॉर्पोरेट डेटर ना CIRP के अंडर है, ठीक है। अब बहुत सारे रेजोल्यूशन प्लान आए, उसमें से AA को जो मतलब A जो प्लान को अप्रूव कर रहा है, सब्सिक्वेंट द अप्रूवल ऑफ COC ऑफ कोर्स नीडेड।
तो वो प्लान जाता है COC के बाद, देन सब्सिक्वेंट COC उसको अप्रूव करता है, ठीक है। ये 2 लाइन भी समझी। द रेजोल्यूशन प्लान शुड ऑप्ट फॉर रीस्ट्रक्चरिंग रिक्वायर्ड फॉर CD डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स ऑफ द CD। क्या बोला देखना, द रेजोल्यूशन प्लान शुड ऑप्ट फॉर रीस्ट्रक्चरिंग रिक्वायर्ड फॉर CD डिपेंडिंग, मतलब आप CD के भी तो देख लो ना फैक्टर्स, मतलब CD के भी तो बिजनेस को देख लो, साइज़ क्या है, नेचर क्या है, इंडस्ट्री क्या है, कितने पानी में है, कितना अच्छा है, उसके क्रेडिटर्स कौन है, इंटरनल पॉलिसीज़ क्या है, ठीक है, बिजनेस रिलेशनशिप कैसा है, उसका गुडविल क्या है, एक्सेट्रा। सो रेजोल्यूशन एप्लीकांट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज ऑल दिस फैक्टर्स। अच्छा मेरे को एक बात बताना, ठीक है, रेजोल्यूशन एप्लीकांट, मैं आपको ना एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, फिर हम लोग इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले ये बोल रही हूँ कि भाई साहब मुझे ना CD के बिज़नेस को ख़रीदना है, मैं हूँ अंबानी और मैं ख़रीदना चाहती हूँ अपने भाई के बिज़नेस को। मेरा भाई कौन है? मेरा भाई कौन है? मेरा भाई अनिल अंबानी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अनिल अंबानी के बिज़नेस को ख़रीद लूँ जो उसने डुबाया है। रिलायंस का जो शेयर था, उसका नाम क्यों नहीं याद आ रहा मुझे, रिलायंस, आपको याद होगा तो मुझे कमेंट से बता देना। मेरे डैड के पास उसके शेयर थे जो कि डूब गए। तो रिलायंस, क्या नाम था, एक तो रिलायंस पावर था, वो तो फिर भी उभर रहा था, रिलायंस क्या नाम था उसका याद नहीं आ रहा, बट वो रीस्ट्रक्चरिंग में गया था आई गेस, आई डोंट नो अब तो उसका अपडेट क्या है, आई हैव नो फकिंग आइडिया। Oh my god, I'm sorry about that, but yes, quite lossful. सो मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं अनिल अंबानी हूँ, ठीक है, मैं नहीं हूँ अनिल अंबानी, मैं मुकेश अंबानी हूँ, और मैं अनिल अंबानी ने जो डुबाया था रिलायंस के बिज़नेस को, मैं उसको ख़रीदना चाहता हूँ। तो अगर मैं ख़रीदना चाहता भी हूँ तो सबसे पहले मैं कुछ फैक्टर्स तो देखूँगा। क्या फैक्टर्स देखूँगा? मुझे पता है दैट मैं रेजोल्यूशन एप्लीकांट हूँ इस केस में, मुकेश अंबानी मैं हूँ, मैं रेजोल्यूशन एप्लीकांट हूँ, मैं ख़रीदना चाहता हूँ भाई अनिल अंबानी के बिज़नेस को, ठीक है। तो मैं क्या देखूँगा? मैं ये देखूँगा कि रेजोल्यूशन प्लान शुड ऑप्ट, जब मैं रेजोल्यूशन प्लान लेके आ रहा हूँ तो पहले मैं रेजोल्यूशन प्लान लाने के पहले कुछ फैक्टर्स देखूँगा ना, कि भाई अनिल अंबानी का जो बिज़नेस है रिलायंस का, जो कि मेरे डैड का था बट बंटवारे में उसको मिल गया था। तो अब ये जो बिज़नेस की इसने जिस तरह से वाट लगाई है, पहले मैं देख लेता हूँ उसने अब कुछ छोड़ा भी है या नहीं। तो क्या छोड़ा है देख लो, साइज़ ऑफ द बिज़नेस कितना हो गया है, इंडस्ट्री क्या है बिज़नेस का, मार्केट साइज़ क्या है, सिचुएशन क्या है अभी, द सिचुएशन, द फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन है उसके, इंटरनल पॉलिसीज़ क्या है, बिजनेस रिलेशनशिप क्या है विद द वेंडर्स, कस्टमर्स कैसे हैं उसके, एप्लीकेबल लॉज एक्सेट्रा, ये सारे फैक्टर्स मैं देखूंगा। मैं रेजोल्यूशन एप्लीकांट हूँ भाई, मेरे को भले ही वो बिज़नेस बहुत अच्छे से पता हो, क्योंकि मेरा खुद का बिज़नेस मैं एक्वायर कर रहा हूँ। अब अनिल अंबानी, अगर मुकेश अंबानी किसी और के बिज़नेस को एक्वायर करेगा तब तो उसको डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। भाई का बिज़नेस है तो उसने कभी ना कभी एनालाइज किया होगा। तो लेट्स से अभी वो अनिल का ही बिज़नेस है तो ये सारे फैक्टर्स देखेगा मुकेश अंबानी, ये सारे फैक्टर्स देखेगा। नाउ रेजोल्यूशन एप्लीकांट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज ऑल दिस फैक्टर। अनिल अंबानी मुकेश अंबानी हूँ मैं सारे फैक्टर्स देख लूँगा, ठीक है। और उसके तहत मैं रेजोल्यूशन प्लान बनाऊंगा कंटेनिंग द अप्रोप्रिएट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजीज टू टेक ओवर द CD। अब CD के बिजनेस को टेक ओवर करना, मैं अप्रोप्रिएट प्लान बनाऊंगा कि भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, एंड टू रिजॉल्व इट्स इंसॉल्वेंसी। सो एज मेंशन्ड इन अर्लियर सेक्शंस, द रेगुलेशन 37 ऑफ CIRP रेगुलेशन ब्रीफली लेज डाउन द एक्सटर्नल एज वेल एज internal restructuring strategies that may be opted by the resolution applicant, कि कौन कौन सी internal external restructuring strategies resolution applicant opt कर सकता है, वो regulation 37 में दिया है। So the internal restructuring includes operational and financial restructuring। अरे वाह, हमको तो पता ही नहीं था। Now these are discussed details in detail as below। सो एक लाइन, एक पैराग्राफ समझाने में मुझे टाइम लगा है, बट आई थिंक मेरे को ना इसको मार्क कर लेना चाहिए, इसके कीवर्ड्स को। मेरे को दोबारा इतना पॉइंट पूरा नहीं पढ़ना है, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे और इसको कंक्लूड करके फिर आगे बढ़ेंगे। सो अब देखने की कोशिश करना दैट इतना ही हमको लिखना है, इतना ही पढ़ना है इसमें। जब हमको क्वेश्चन में आएगा ना इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बताओ, तो हम लोग बोलेंगे दैट दीज टू रिस्ट्रक्चरिंग कैन बी यूज साइमल्टेनियसली। कौन सा था वो? फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल। नाउ RA टू लुक फॉर फैक्टर्स बिफोर मेकिंग रेजोल्यूशन प्लान। रेजोल्यूशन प्लान बनाने के पहले RA को भी कुछ फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री क्या है, मार्केट साइज क्या है, सिचुएशन क्या है, रेजोल्यूशन कॉर्पोरेट डेट उसका पॉलिसी क्या है, बिजनेस का इंटरनल पॉलिसी क्या है, फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन है, बिजनेस रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड वेंडर्स कैसे है, किसके, कॉर्पोरेट डेटा के,
So basically, RA is required to analyze all this factor and accordingly prepare and formulate the resolution plan containing the appropriate restructuring strategies to take over the corporate debtor. Regulation 37 of CIRP briefly lays down the external as well as internal restructuring strategies that may be opted by the resolution applicant. तो सिर्फ इतना सेकेंड रिविजन में सिर्फ इतना ही पढ़ना, दैट इज़ नेसेसरी. इसलिए मैंने बोला आपको लेट्स स्टडी विथ टुडे, लेट्स स्टडी विथ मी. I'm taking this live, not exact live but kind of live. Chalo, I normally don't do this. I normally study and then summarize and then do this, but today I'm doing it because I just want this chapter. This is kind of theory one, so I want everyone else with me to just learn this chapter and then watch the video again and again. I'm gonna do the same and we're gonna remember this thing. Alright, so now let's do operational restructuring. कि भाई साहब operational restructuring होता क्या है, ठीक है. तो पहले हम जैसे कर रहे हैं अभी वैसे ही करेंगे. हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इसको and accordingly we're gonna see if we can mark something on it or not. ठीक है, चलो 40 मिनट्स हो गया. मेरे को थोड़ा पानी पीने की ज़रूरत है. तब तक आप लोग देख लो, पढ़ लो इसको. सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है बेटा. तो ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व्स, क्या बोला मैंने, इन्वॉल्व्स improving the operational efficiency of CD so as to increase its business receipts and profitability. It may consist of creation of new departments to serve growing markets or downsizing or eliminating department to conserve overheads. A company may undertake restructuring to focus on a particular market segment, leveraging its core competencies, or may undertake restructuring to make the organization lean and efficient. This type of restructuring affects employees and involves layoffs or collaboration with third parties to upgrade skills and technical know-how. In the CRP of CD, the RA is advised to present their strategy backed by a business plan where the operational restructuring to be introduced by it. So resolution applicant जो है RA जो है to resolve the insolvency state of CD. Regulation 37 also suggests different methods of OR to bring out the efficiency of the CD. OR in the CD undergoing operational restructuring in the CD undergoing CIRP may be made through change in portfolio of goods or services produced or rendered by it, change in technology, or by introducing any other changes in operational structure as may be required. Additionally, the Regulation 38 of CIRP regulation also advocates a detailed business plan where Regulation 38(3) which was amended by this. तो ये Regulation 38 है. Resolution plan shall be demonstrate that, अच्छा सॉरी आपको तो दिख ही नहीं रहा है. So a resolution plan demonstrates that it addresses the cause of default, it is feasible and viable. It has provisions for its effective implementation. It has provisions for approval required and the timeline for the same, and the resolution applicant has the capability to implement the resolution plan. अच्छा, मैंने अभी तक जितना ही पढ़ा इसमें से मुझे सिर्फ रेगुलेशन 37 का कुछ पॉइंट समझ में आया, और ये समझ में आया जो एक पॉइंट था, यू रिमेंबर, मेजर्स फॉर रेजोल्यूशन प्लान, उसमें एक पॉइंट था, एक वो पॉइंट था इसके अंदर. ठीक है, उसके बाद अगेन दिया है दैट इट क्लैरिफाइज दैट द रेजोल्यूशन प्लान in itself should be complete in very aspect by detailing CR including OR as required to resolve the insolvency of CD. It is the essential element of resolution plan to provide for the future way forward for the working of the CD. कुछ नहीं समझ में आया होगा, मुझे भी नहीं आया, बस एक दो लाइन समझ में आई. अब हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली कुछ नहीं करने वाले, इस
इसको 3 बार पढ़ने वाले। इससे होगा क्या, एक तो हमको चीज़ें थोड़ा दिमाग में बैठेगी कि क्या था, इसको करने के बाद इसको क्या करना है, इसको रिटेन करने के लिए, ये जो आज हमने पढ़ रहे हैं, हम साथ में जो पढ़ रहे हैं, इसको रिटेन करने के लिए क्या करना है बेटा, कि इसको वीडियो को लगातार देखना है। कब देखना है, एक तो कल इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद 1 वीक के बाद देख लेना, और 1 मंथ के बाद देख लेना, ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे, ठीक है। चलो, नाउ वी गोना रीड इट अगेन, देखते क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। सो ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व्स इम्प्रूविंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ CD, कि हम CD के ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, सो एज टू इंक्रीज हिज बिजनेस रिसीट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। It may consist of creation of new departments to serve growing markets, for downsizing or eliminating department to conserve overhead। तो हम जब ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो या तो हम न्यू डिपार्टमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, या तो डाउन साइज या एलिमिनेट कर सकते हैं डिपार्टमेंट जो जो CD के ऑलरेडी है। So a company may undertake restructuring to focus on particular market segment, leveraging its core competencies, or may undertake restructuring to make the organization lean and efficient. This type of restructuring affects employees and involves layoffs or collaboration with third parties to upgrade skills and technical know-how। कि बेसिकली देखना यहाँ पर पहले पैराग्राफ से क्या समझ में आया, इसको हम अगेन पढ़ेंगे। पहले पैराग्राफ से मुझे अभी तक जितना समझ में आया कि ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग में मतलब ही ये होता है, इन्वॉल्व ही होता है कि हमको ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है किसकी, CD की। क्यों, ताकि उसका बिजनेस रिसीज एंड प्रॉफिटेबल हो सके उसका बिजनेस। एंड ये हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम न्यू डिपार्टमेंट बना के कर सकते हैं, एलिमिनेट डिपार्टमेंट करके कर सकते हैं, जैसा हमको ज़रूरत पड़ेगा एज पर द सिचुएशन। Then a company may undertake restructuring to focus on particular market segment. This type of restructuring affects employees and involves layoff or collaboration with third parties to upgrade। अच्छा, अब आपके कंपनी को मतलब ऐसा फील हो रहा है, ओपिनियन हो रहा है दैट एम्प्लॉयज़ को अफेक्ट हो रहा है, वो तो समझ में आ रही चीज़ है, बट कोलैबोरेशन कर रहा है विद थर्ड पार्टीज टू अपग्रेड स्किल्स एंड टेक्निकल नो हाउ। मैं इसका एग्जांपल दूंगी। लेट्स से मेरा बिजनेस ना प्रॉफिटेबल नहीं चल रहा है, ठीक है, चल रहा है बट मेरे को बिजनेस में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया, एक बिजनेस मैनेजमेंट को टीम को हायर किया, ठीक है। वो लोग ने बोला आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। मैंने किया। मैं क्या ले रही हूँ, मैं उनकी एक्सपर्टीज़ ले रही हूँ। तो ये भी इट इज़ वन ऑफ the way under operational restructuring, is one of the part under operational restructuring। पहला पैरा समझा, सेकंड पे आ जाओ, दिख रहा है ना, सेकंड पे आना। सो इन द CIRP of CD the resolution applicant, तो इन द CIRP of CD the RA जो है is advised to present their strategy backed by a business plan। तो बेसिकली जब हम CIRP करते CD का, तो हम RA को बोलते भाई तू बता तेरा क्या प्लान है, तेरा स्ट्रैटेजी क्या है, तेरा रेजोल्यूशन प्लान बता, वेयर द ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय इट ना। सो सी हम रीस्ट्रक्चरिंग कैसे करें, पहले तो मेरी बात समझने की कोशिश करना। हम क्या कर रहे हैं, हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, अगेन रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं हम। रीस्ट्रक्चरिंग दो तरह की हो सकती है, बिजनेस का हम मर्जर अमालगमेशन कुछ भी करें, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। तो अगर हम एक्सटर्नल रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं तब तो हम मर्जर अमालगमेशन, एक्विजिशन या फिर कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी से कर लेंगे। अगर हम इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं तो हम ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग या फिर फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग करके कर लेंगे। जब हम ऑपरेशन की बात करें, जब हम बिजनेस के ऑपरेशन की बात करें, तो हम बिजनेस में कुछ ना कुछ ताल मरोड़ करेंगे ना भाई साहब। अगर आप बिजनेस में रीस्ट्रक्चरिंग करने की बात कर रहे हैं तो हम क्या करें, बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो CD के CD का जो ऑपरेशंस है, हमको बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाना है। और अगर हमको बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाना है तो जो डेली के ऑपरेशंस है CD के, हम उसको किस तरह से एफिशिएंट कर सकते हैं, हम उस पर लुकआउट करेंगे, पहली चीज़। उसके बाद हम सेकेंड चीज़, ये ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें गाइज। आई टेल यू वन ऑफ द एग्जाम्पल आई कैन गिव यू राइट नाउ ओवर हियर इज दैट व्हेन आई वाज वर्किंग आफ्टर 12th standard, I was working in a call center of course, and that was I was working under under life insurance sector. So I was working 1 month, I was working, I couldn't do anything. I did try my best but I couldn't sell anything for 1 month. So I felt kind of bad, I felt demotivated. Then they did operational restructuring. What they did is they
transferred some of the employees from insurance sector to mediclaim sector, and you won't believe, in mediclaim sector I was one of the topper there in the same month. So just imagine one thing, that past 1 month I couldn't sell, like I was in zero position, and they did some operational restructuring. They did identify the talent of the people and then transferred some of them to the mediclaim sector, and I was topper over the mediclaim sector. So can we say that this is one of the part of operational restructuring? So अब इसको पढ़ने की कोशिश करना वापस से, that operational restructuring involves improving the operational efficiency of CD, 1 point. Then उसके बाद it may consist of creation of new department, या तो आप new department create कर दो या फिर eliminate कर दो department to conserve overheads. उसके बाद अ कंपनी में अंडरटेक रीस्ट्रक्चरिंग टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट, ठीक है. उसके बाद दिस टाइप ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग अफेक्ट्स एम्प्लॉयज़. ऑफकोर्स अगर मैं अफेक्ट हुई हूँ, क्योंकि अच्छे के लिए अफेक्ट हुई, बट ऐसे भी कोई एम्प्लॉयज़ होंगे जो लाइफ इंश्योरेंस के प्रोस्पेक्टस से काफ़ी वाकिफ होगा, उसको ट्रांसफ़र कर दिया था मेडिक्लेम में, वो मेडिक्लेम में भी ज़ीरो था, तो अफेक्ट हुआ होगा. एंड इन्वॉल्व्स ले ऑफ कोलैबोरेशन विद थर्ड पार्टी. तो थर्ड पार्टी, ये भी एग्जांपल मैंने आपको दिया कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप थर्ड पार्टी अपने बिजनेस मैनेजमेंट टीम को बुलाया कि भाई साहब मुझे बताओ क्या क्या करना है, उसमें ये कर, तो आप उसकी एक्सपर्टीज़ ले रहे हो. दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग. तो 2 एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे चुकी हूँ. 2 एग्जाम्पल से हमने ये पूरा पैराग्राफ ख़त्म कर दिया. सेकेंड पैरा पे आना कि जब आप CIRP कर रहे हो CD का, तो जो RA है उसको बोला जाता है कि भाई तू अच्छा सा प्लान लेके आ, ठीक है. अगर हम ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, तो ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग वेयर द ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय इट रेजोल्यूशन एप्लीकेंट टू रिजॉल्व द इंसॉल्वेंसी स्टेट ऑफ CD. सो रेगुलेशन 37 ऑल्सो सजेस्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ OR टू ब्रिंग आउट द एफिशिएंसी ऑफ द CD of the resolution process may be made through the change in portfolio. अच्छा, अब अपना ये पॉइंट आया, यहाँ तक तो हमको समझा, ठीक है. Efficiency of the corporate data. Operational restructuring in the CD undergoing CIRP may be made through change in portfolio of goods or services produced or rendered by change in technology or by introducing any other changes in operations such as may be required. 2 पॉइंट है इसमें. 2 पॉइंट क्या दिए बेटा? 2 पॉइंट ये दिए कि रेजोल्यूशन प्लान में आप क्या करो ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू, या तो आप चेंज कर दो, आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो या तो आप उसको चेंज कर दो, या तो आपके जो पोर्टफोलियो में गुड्स और सर्विसेज आप प्रोड्यूस या फिर रेंडर कर रहे हो उसमें आप कोई चेंजेस लाओ. ये 2 पॉइंट हमने पढ़ा था. कहाँ पढ़ा था पता है ना? रेजोल्यूशन प्लान में पता था मेजर्स क्या क्या है, उसके 2 पॉइंट यहाँ पे चिपका दिए. तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है. Additionally, the Regulation 38 of CIRP regulations also advocates a detailed business plan, where Regulation 38(3), which was amended under this provides the following. तो Regulation 38 क्या बोला है वो समझने की कोशिश करना. That resolution plan shall demonstrates that इट एड्रेसेस द कॉज ऑफ डिफ़ॉल्ट. कि रेगुलेशन 38 बोल रहा है कि भाई आप जो रेजोल्यूशन प्लान बना के ला रहे हो ना, तो पहले देखो कि एड्रेस करा है कॉज ऑफ डिफ़ॉल्ट, एड्रेस करा है कि डिफ़ॉल्ट क्यों हुआ. जब आप रेजोल्यूशन प्लान बनाते हो कि ठीक है मसीहा हो आप इस कंपनी के, ये कंपनी डिस्ट्रेस्ड हो रही थी, आप आए मैं आ रहा हूँ बचाने तुमको, तो पहले ये तो पता करो कि क्यों गिरा है वो खड्डे में, ठीक है. उसके बाद इट इज़ फीजिबल एंड वेएबल. भाई वो रीजनेबल हो, प्लान फिजिबल हो, यूजेबल हो. इट हैज़ प्रोविजन फॉर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. जो आप बोल रहे हो ना रेजोल्यूशन प्लान में आप लिख के आए हो इतनी सारी चीज़ें, भाई इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्रोविजन, तो कैसे इम्प्लीमेंट करोगे. इट हैज़ प्रोविजन्स फॉर अप्रूवल्स रिक्वायर्ड एंड द टाइमलाइन फॉर द सेम, ठीक है. द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट RA जो है हैज़ द कैपेबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द रेजोल्यूशन प्लान. तो इसमें हमने 5 चीज़ें पढ़ी है कि रेजोल्यूशन प्लान रेगुलेशन 38 ऑफ CIRP बोल रहा है दैट डिटेल बिजनेस प्लान वेयर विच वॉज अमेंडेड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग, ठीक है. तो रेगुलेशन 38 सिर्फ इतनी सी चीज़ बोल रहा है कि रेजोल्यूशन प्लान में क्या होगा, क्या डेमोन्स्ट्रेट करेगा. तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि कॉज ऑफ डिफ़ॉल्ट, की डिफ़ॉल्ट क्यों हुआ उसको एड्रेस करो, ठीक है. सेकंड बोल रहा है कि आपका जो प्लान हो फिजिबल वायबल होना चाहिए. प्रोविजन्स और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, आपने प्लान तो बता दिया, उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा कि नहीं, ऐसे प्लान दिखा रहे हो बस, तो होना चाहिए, तो वो कैसे करोगे बता दो. प्रोविजन्स और अप्रूवल रिक्वायर्ड एंड टाइमलाइन फॉर द सेम. अच्छा, आपने ये जो प्लान बनाया उसके लिए किसी का अप्रूवल रिक्वायर्ड है क्या? COC एंड A का तो है, उसके अलावा कोई
लाइसेंस चाहिए क्या, कुछ चाहिए क्या, आपको चाहिए तो उसका टाइमलाइन बता देना। द रेजोल्यूशन भाई कैपेबिलिटी तो देख लो रेजोल्यूशन एप्लीकांट की। रेजोल्यूशन एप्लीकांट आया है, बोला मैं खरीदूंगा, ठीक है। वो 14,000 करोड़ की कंपनी खरीदना चाहता है, उसके पास ही 13,000 करोड़ है, कर सकता है क्या? नहीं भाई, उसका कैपेबिलिटी तो देखो कि वो जो रेजोल्यूशन प्लान लेके आया है वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है क्या, ठीक है। It clarifies that the resolution plan in itself should be complete in every aspect of detailed corporate restructuring, including operational restructuring as required to resolve the insolvency of CD. It is just an essential. ठीक है, तो बेसिकली अब अपने को ये पैरा पूरा समझ में आ गया है। आई होप ये आपको भी समझ में आ गया है, क्योंकि मुझे तो समझ में आ गया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसमें से कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट करने वाली हूँ, जिसको मैं अपने सेकेंड रिवीजन में देखूँगी और आप भी मेरे साथ हाईलाइट कर लो। ओके, सो बेसिकली हम जब ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ेंगे विच इज़ OR, तो हमको सिर्फ इतना ही पॉइंट याद रखना है, क्योंकि सारे तो आप वैसे भी नहीं लर्न कर सकते, इसलिए मैं लर्निंग की बात कर रही हूँ। लर्निंग में इतना ही याद रखना है दैट OR बेसिकली इन्वॉल्व्स इम्प्रूविंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ CD। नाउ OR में कंसिस्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू डिपार्टमेंट या फिर एलिमिनेट डिपार्टमेंट। जो एग्जांपल मैंने दिया था, सबसे पहले मैंने यही कहा था कि दैट ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग जो है दैट शुड इन्वॉल्व इम्प्रूविंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ CD, कि CD के ऑपरेशनल एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज़ करना है, कैसे इम्प्रूव करना है। सेकंड मैंने एग्जांपल दिया था कि क्रिएशन ऑफ न्यू डिपार्टमेंट या फिर एलिमिनेट डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस है मेडिक्लेम में। थर्ड मैंने एग्जांपल दिया था कि ये रिस्ट्रक्चरिंग अफेक्ट करता है एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद हमने बोला था कोलैबोरेशन विद थर्ड पार्टीज़, अपग्रेड स्किल्स एंड टेक्निकल नो हाउ, कि मेरी कंपनी इतनी अच्छी नहीं है, मैंने न्यू थर्ड पार्टी को कोलैबोरेट किया है, वो मुझे बिजनेस गाइडेंस कर रहा है, ये एग्जांपल दिया था। दिस इज़ काइंड ऑफ ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग। उसके बाद रेगुलेशन 37 सजेस्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग टू ब्रिंग आउट द एफिशिएंसी ऑफ CD। ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग में बी थ्रू, अब ये जो 2 पॉइंट हमने पढ़े थे रेजोल्यूशन मेजर्स, रेजोल्यूशन प्लान के मेजर्स वाले पॉइंट में, change in portfolio of goods or services produced or rendered by it, change in technology used by it, ये 2 पॉइंट चिपका दिया। उसके बाद रेगुलेशन 38 के 5 पॉइंट अपने को लिख कर आने, विच इज़ अ रेजोल्यूशन प्लान शेल डेमोन्स्ट्रेट्स दैट कि कॉज ऑफ डिफ़ॉल्ट क्या है, प्रोविजन है फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, प्रोविजन है फॉर अप्रूवल रिक्वायर्ड अंडर द रिक्वायर्ड एंड द टाइमलाइन फॉर द सेम, एंड रेजोल्यूशन एप्लीकांट का कैपेबिलिटी है टू इम्प्लीमेंट द रेजोल्यूशन प्लानर। तो ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग हमारा डन हो गया, एंड आई होप मेरे साथ साथ आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड विद फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। जैसे ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग को पढ़ा, वैसे नाउ अभी हम फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग को पढ़ेंगे। कितना है, थोड़ा ही है। फिर डेट रीस्ट्रक्चरिंग है, इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग है, केस लॉज है, उसके आगे क्वेश्चंस है, उसके बाद ये है। सो बेसिकली वी आर लर्निंग दिस चैप्टर, आई एम टेलिंग यू अगेन, वी आर लर्निंग दिस चैप्टर, इसलिए हम इसको इतना स्लो करें ताकि ये एक ही बार में ख़त्म हो जाए भाई, सब दोबारा नहीं पढ़ना पड़े इसे। चलो फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ लेते हैं। So when we talk about financial restructuring, alright, so let's read what exactly the financial restructuring means. Financial restructuring के बारे में सबसे पहले यही बोल रहा है that financial restructuring is the process for of reorganizing the financial structure. Financial restructuring एक वर्ड से, financial restructuring जो वर्ड है, कहीं ना कहीं हम ये समझ पा रहे कि कंपनी को पैसों की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, लॉसेस में है शायद कंपनी। तो देखते क्या बोलते हैं। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, की कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, ठीक है, विच प्राइमरीली कंप्राइजेज ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड डेट कैपिटल। देयर मे बी सेवरल रीजन्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, दैट ट्रिगर द नीड फॉर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। ओके, financial restructuring is undertaken either because of compulsion to recover from the financial distress or as a part of company financial strategy to achieve better financial position.
और परफॉर्मेंस इन द कंपनी। तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग से कि कंपनी जो है वो अपने फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज कराना चाहती है। रीऑर्गेनाइज मतलब देखो, कंपनी में या तो इक्विटी कैपिटल होगा या तो डेट कैपिटल होगा, और कहीं ना कहीं रेशियो कम ज़्यादा हुआ है या डेट ज़्यादा हो गया है, इक्विटी कम है या इक्विटी बहुत ज़्यादा है, डेट कम है, इसके लिए वो अपने आप को फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग कराना चाहती है। अब जब वो फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग कराना चाहती है तो इट इज़ डूइंग ईदर आउट ऑफ कंपल्शन टू रिकवर फ्रॉम फाइनेंशियल, कि कंपनी इतनी फाइनेंशियली डिस्ट्रेस हो गई है कि उसको कंपलसरी निकलने के लिए फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग कराने की ज़रूरत है, या फिर बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए, कि उसका एक स्ट्रैटेजी है भाई मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत डाउन है, तो मुझे इसको अपग्रेड करना है, जिसके लिए उसको फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग कराने की ज़रूरत है। So financial restructuring is done for various business reasons such as overcome poor financial performance to gain market shares, और to वही ना poor financial performance मतलब आप losses में जा रहे हो, ठीक है, to gain market share और to seize emerging market opportunities. Financial restructuring undertaken to recover from financial distress involves negotiations with various stakeholders such as bank, financial institution, creditors in order to reduce liabilities. नहीं समझा सेकेंड पैरा, फिर भी आगे का पढ़ेंगे। दैट corporate financial restructuring FR involves considerable change in the company's financial restructure and thus it is undertaken for various business reasons such as, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग है ना, दैट इन्वॉल्व्स अ कंसिडरेबल चेंज इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड अंडरटेकन फॉर वेरियस बिजनेस रीजंस सच एज टू ओवरकम पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बाय रिडक्शन ऑफ डेट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट। कि आपके कंपनी में डेट ज़्यादा हो गया, आप अपने डेट को कम करके क्योंकि डेट ज़्यादा हो गया तो आप उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहे हो, यू नो, तो आप उसको ओवरकम करना चाहते हो, पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो रही है, आप उसको ओवरकम करना चाहते हो। इसलिए टू एड्रेस एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन, आप एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन को एड्रेस करने के लिए अपने फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में चेंज करना चाहते हो। टू रीगेन मार्केट शेयर अच्छा था आपका पहले बट अब ख़राब हो गया आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की वजह से, तो उसको आप रीगेन करना चाहते हो। टू सीज एमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, की मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसको सीज करने के लिए, उसको लेने के लिए आप फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में चेंजेस ला रहे हो। टू सीज एमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज, 2 पॉइंट एक बार देने का क्या मतलब बनता है, 2 पॉइंट अलग अलग नहीं दे सकते थे आप। डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज, तो इस वजह से कि कंपटीशन ज़्यादा हो गया मार्केट में, इसके लिए आप फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करा रहे हो। सो दीज आर द रीजन्स why business needs to do what FR which is financial restructuring। अब इतना ही है ये, उसके बाद एक पॉइंट आ गया यहाँ पर देखना, so the two components of financial restructuring are debt restructuring। अच्छा ये इसका पार्ट है। So basically two components of financial restructuring are debt restructuring and equity restructuring। So debt restructuring and equity restructuring करके आप financial restructuring को गेन कर सकते हो। तो financial restructuring बहुत ही easy है, इतना मुझे वो स्टफ लगा नहीं। इसमें से अब अपने को चीज़ें हाईलाइट करनी है कि कौन कौन सी चीज़ें हाईलाइट करके हम इसको लॉक कर दे। सो होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। सो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में इतना ही हाईलाइट करना है दैट फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग इज़ नथिंग बट द प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिससे हम रीऑर्गेनाइज करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को, विच प्राइमरीली कंप्राइजेज ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड डेट कैपिटल। ऑब्वियसली जब हम फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो भाई अपने खाते में क्या क्या है, या तो अपने पास डेट होगा या तो इक्विटी होगा, हम उसको ही रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग क्यों करते, तो इट इज़ अंडरटेकन फॉर वेरियस रीजन्स। पहला कि आप अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, जो कि पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उसको आप रिड्यूस करना उसको आप ओवरकम करना चाहते हो। तो कैसे करोगे, आप डेट जो है, डेट को कम करने की कोशिश करोगे, बिकॉज डेट जब आप लेते हो तो आप उस पर इंटरेस्ट भरते हो, तो उसको आप कम करने की कोशिश करोगे ताकि इंटरेस्ट का जो पैसे वो कम जाए। सेकेंड, एक्सटर्नल कॉम्पिटेंसीज काफ़ी ज़्यादा, एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, उसको एड्रेस करने के लिए आप फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो। टू रीगेन मार्केट शेयर प्राइस इंक्रीज करने के लिए, मार्केट शेयर प्राइस
इंक्रीज करने के लिए आप फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो। टू सीज एमर्जिंग मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसको आप अपनी तरफ खींचना चाहते हो, इसलिए आप फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज, कि आप बोलना चाहते हो, आप डेवलप करना चाहते हो कॉम्पिटेंसी कि भाई मेरे टक्कर में कोई ना आ पाए, मैं कंपटीशन दे रहा हूँ, झेल सको तो झेल लो। तो ये हो गया कुछ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के एग्जाम्पल। उसके बाद हमने देखा था कि फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की 2 कंपोनेंट्स है, विच इज़ डेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग। अब वो 2 पॉइंट करेंगे तो अपना ये एक आंसर खत्म होगा, विच इज़ व्हाट बेटा जी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जिसमें इंटरनल था, एक्सटर्नल कर चुके। इंटरनल में 2 पॉइंट है, विच इज़ OR एंड FR में 2 पॉइंट है, विच इज़ इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग एंड डेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो अब AR एंड DR करना है, इक्विटी एंड डेट रिस्ट्रक्चरिंग। सो लेट्स गो फॉरवर्ड विद दैट, लेट्स स्टडी दैट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। डेट रिस्ट्रक्चरिंग में समयावधि दर H पॉइंट तक है, मतलब AB, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है, उसमें डेट रिस्ट्रक्चरिंग खत्म होगा। तो चलो देख लो अभी क्या ही कर सकते हैं ना जी। सो डेट रिस्ट्रक्चरिंग में क्या बोला है, दैट डेट रिस्ट्रक्चरिंग इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द होल डेट कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये भी एक प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग है, लेकिन ये रीऑर्गेनाइज क्या कर रहा है, डेट कैपिटल ऑफ द कंपनी इन नेगोशिएशन विद बैंकर्स, क्रेडिटर्स, वेंडर्स टू द टर्म्स टू फेवर इन इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। डेट कैपिटल ऑफ द company include secured long-term borrowing, unsecured long-term borrowing, short-term borrowing, restructuring, and also reduction of debt and extension of payment of term for change in terms of condition. Restructuring is more commonly used as financial tool than compared to equity restructuring. तो ये जो पहला पैरा है, इसको पढ़ के मुझे इतना समझ आया कि जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं ना, ये नथिंग इज़ नथिंग बट द प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिससे आप रीऑर्गेनाइज कर रहे हो अपने डेट कैपिटल को। डेट कैपिटल भी किसका बेटा जी, कंपनी का। आप बैंक के साथ नेगोशिएशन कर रहे हो। अच्छा ये ना पॉइंट मैं आपको समझा सकती हूँ, कैसे देखना। डेट रिस्ट्रक्चरिंग मैं आपको एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ फिलहाल, नॉट एज पर कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। सो एक एग्जांपल देती हूँ। सो ट्रक जब आप लेते हो, एक ट्रक जब आप खरीदते हो, तो ऑब्वियसली आप फिनांस कराते हो बैंक से, ठीक है। अब ट्रक जो है लेट्स से वो 20 लाख रुपए का है, ठीक है। ट्रक आपकी चल रही है, मतलब कोई भी लॉसेस हो रहा है बिजनेस में, बट अब गाड़ी जो मालिक है उसको तो पैसे भरने ही है ना, उसको तो पैसे भरने ही है। अब वो क्या करेगा, पैसे तो उसको भरने ही है भाई, गाड़ी चल नहीं रही है, बिजनेस में लॉस, ड्राइवर गाड़ी ठोक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट गाड़ी मालिक को तो बिजनेस जो पैसे लिए ट्रक के वो तो भरने ही है, राइट। अब वो भर नहीं पा रहा और बैंक जो है उसकी गाड़ी खींच के लेके जा रहे हैं, फाइनेंसर वाले जो फाइनेंसर है वो गाड़ी खींच के लेके जा रहे हैं कि भाई तू भर नहीं रहा पैसे, अब क्या करे फिर। तो वो जाएगा, वो बोलेगा इंडिविजुअल कि मेरा डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर दो, नेगोशिएट करेगा बैंक के साथ कि उन्होंने टर्म्स दिया था कि इतने इतने डेट पे आपको पेमेंट करना था और ये आपके इंटरेस्ट जोड़ दिए, उसने 2 लाख 3 लाख इंटरेस्ट ही जोड़ दिए। तो नेगोशिएट करेगा कि भाई मैं इतना भर ही नहीं पाऊँगा, आप कम करो, इसको ब्याज को कम करो, अब मेरे को लॉस हो, ये जो भी रीज़न था वो बोलेगा, अब अपना XYZ जो भी बोलेगा। लॉस का तो ऑब्वियसली कैन नॉट टर्म इज़ वन ऑफ द रीज़न, बट अब ऑब्वियसली सब कुछ ना कुछ बताएगा कि इंटेंशनली नहीं था, लॉसेस ज़्यादा थे, ये वो करके वो नेगोशिएट करेगा ना बैंकर्स के साथ कि भाई मानते हैं कि चलो मैंने पेमेंट नहीं कर दिया, बट इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, आर यू सीरियस। तो दिस इज़ नथिंग बट नेगोशिएशन विद बैंकर्स। तो वही बोल रहा है कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है भाई। जब हम कंपनी की बात करें कि कंपनी को डेट रिस्ट्रक्चरिंग करना है, तो कंपनी अपनी डेट कैपिटल को कैसे कम करेगी, तो नेगोशिएट करेगी बैंक के साथ। अब कंपनी का बैंकर्स के साथ कैसे नेगोशिएट होगा, तो कंपनी के बड़े बड़े डील होते हैं जिससे उसने बैंक के साथ लोन लिया रहेगा। अब लेट्स से कंपनी का डील हुआ नहीं है, जो भी XYZ, ठीक है, लॉसेस में गए या जो भी नहीं हुआ या जो भी हुआ XYZ, अब कंपनी को बैंक्स ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, कंपनी बूढ़ी में इतना दे ही नहीं पाएगी यार, बैंकर कुछ कर, मतलब नेगोशिएशन कर रही हूँ मैं तेरे साथ, कुछ कर, मैं तो नहीं दे पाऊंगी इतना। सो दिस इज नथिंग बट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। अब ये तो नेगोशिएशन विद बैंकर्स, मैंने एक एग्जांपल दिया। उसके बाद क्रेडिटर्स के साथ आप नेगोशिएशन कर लो कि अब कोई पर्सन है जो कि इंसॉल्वेंट होने वाला है, ठीक है, ये तो हम पढ़ ही रहे, खैर इंसॉल्वेंसी का पर्सन है, इंसॉल्वेंट होने वाला है, उसके पास नहीं है पैसे यार, कहाँ से लाएगा। तो क्रेडिटर्स के पास गया,
बोला कि भाई देख तेरा 20,000 है, मैं इतना तो नहीं दे पाऊंगा, मैं तेरे को एक साथ 10,000 तक ही ख़त्म कर सकता हूँ, या तो मैं तेरे को 20 साल में 20,000 दूंगा, चलेगा क्या? वो बोला चल एक साथ 10,000 तक ख़त्म कर दे रहा। तो नेगोशिएट कर लिया आपने किसके साथ? क्रेडिटर्स के साथ, वेंडर्स के साथ, इन द टर्म्स to the terms to favor in improving the financial performance of the company. Debt capital of the company includes, अच्छा अब डेट कैपिटल किसको बोलते हैं? जब हम कंपनी की बात करते हैं तो डेट कैपिटल यार सबको पता है डेट क्या होता है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म डेट, राइट, डिबेंचर्स, बोरोइंग, लोन्स, ये सारे होते हैं, तो वो लिख दिया सेकेंड लाइन में। उसके बाद क्या है? द रेजोल्यूशन प्लान provides for restructuring of debt of corporate debtor by different ways which include payment of their dues. These are briefly detailed as follows. अब इसमें क्या बोलने की कोशिश की गई है देखना, इसमें क्या बोलने की कोशिश की गई है देखना। The resolution plan provides for restructuring of debt of CD. सो यहाँ पर देखने की कोशिश करना, भी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि रेजोल्यूशन प्लान जो है ना, जो आर ए जो रेजोल्यूशन प्लान लेके आया है, प्रोवाइड्स फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट ऑफ द CD बाय डिफरेंट वेज विच इंक्लूड पेमेंट ऑफ देयर ड्यूज। दीज आर ब्रीफली डिटेल्ड एज फॉलोज। तो बोल रहा है कि अगर आपको कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग करना है तो रेजोल्यूशन प्लान जो है प्रोवाइड्स फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट ऑफ CD बाय डिफरेंट वेज। तो डिफरेंट तरीके बताए गए जिससे आप कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो थ्रू डेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो अब उसमें सबसे पहले क्या बोला है? मॉडिफिकेशन इन पेमेंट पीरियड। देखो अब ये एग्जांपल करो, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। सबसे पहले हमने यही बोला ना, जब अब गाड़ी जिसकी जब्त हुई वो बोला मैं भाई साहब मैं नहीं पे कर सकता, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप इसको कंपनी की तरफ से सोचना, वो बोल रहा है भाई साहब मैं नहीं पे कर सकता, आप प्लीज़ पेमेंट पीरियड मुझे 3 महीने में मैं इतना अमाउंट नहीं पे कर सकता, 5 लाख का ड्यू, मैं आप मुझे 3 साल, मतलब ऑफकोर्स गिविंग एग्जाम्पल, 1 साल का टाइम दो, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन इन पेमेंट पीरियड वेयर द रेजोल्यूशन एप्लीकांट मे प्रपोज फॉर पार्शियल अपफ्रंट इमीडिएट पेमेंट ऑफ द क्लेम्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का आधा क्लेम मैं पूरा कर देता हूँ, एंड बैलेंस इन अ पीरियड दैट इज एक्सेप्टेबल टू देम। प्रेजेंटली द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ CD may agree for such restructuring. However, it is desirable by financial creditors to get most of the payment upfront as their dues had not been paid honored by the CD for long time, which led to the initiation of CIP. तो इस एग्जाम्पल को समझते हुए सबसे पहले क्या बोला? रेजोल्यूशन एप्लीकांट जो है वो अपने लिए अपना जो रेजोल्यूशन प्लान लेके आया, उसमें वो CD के क्रेडिटर्स को क्या बोल रहा है कि भाई मैं इतना पेमेंट तो अभी कर दूंगा, बाकी का मैं बाद में करूंगा ये डेट पे। अब CD के जो क्रेडिटर्स है वो ऑलरेडी लॉन्ग टाइम से रुके हुए, तो वो CD का सिचुएशन देख के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। सो मॉडिफिकेशन इन पेमेंट पीरियड, इसमें क्या बोला है? रीस्ट्रक्चरिंग इंक्लूड ऑल्टरेशन ऑफ रीपेमेंट पीरियड, रीपेबल अमाउंट, the amount of installment, rate of interest, rollover of credit facilities, sanction of additional credit facility, enhancement of existing, ये सारे पॉइंट है। देखते हैं सेकेंड क्या है? conversion of the debt in some other instrument where the resolution applicant proposes to convert the debt or part of debt in equity or some other instruments such as redeemable debentures, preference shares or optional conversion। ये तो वही है ना, conversion of debt into equity या फिर securities। This restructuring may provide the corporate debtor with a feasible and viable manner to honor its obligation, and it may provide the financial creditor with a safer and faster way to get the payment of their dues. In case of insolvent companies, however, the lender may not be interested in converting the entire amount of debt into equity, that they insist for the payment of the settlement. However, settlement amount over a very short period of time, say from 3 months to 1 year, they may agree for accepting some percentage of restructured equity share capital of the corporate। सो ये कुछ नहीं है, ये पहला पॉइंट तो अपने को था कि मॉडिफिकेशन इन पेमेंट पीरियड। सेकंड वाला बोल रहा है कि तेरा जो डेट है मैं उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली यही बोला उसके बाद कि सारा का सारा इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए तो क्रेडिटर्स मानेंगे नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी पैसे के लिए रो रहे हैं यार। अब तुम बोल रहे हम तुम्हारी डेट हटा के इक्विटी कर देंगे, चलेगा क्या? समझो बात को। फिर है वेवर और पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल इंटरेस्ट or other charges where the resolution applicant proposes for waiver for outstanding principal, interest and other charges which is in his opinion is not sustainable. The resolution applicant proposes to pay the agreed
settlement amount after waivers as above said over a short period of time, and in addition accept some percentage of restructured equity capital of CD. ये बहुत तगड़ा है, ये पॉइंट समझने की कोशिश करना। तो एक केस हुआ था जहाँ पे जो ये मैं पर्सनल केस बता रही हूँ, बुक में नहीं है। अमित वोहरा सर को हम सब जानते हैं। तो उनका एक केस था कि उन्होंने बिल्डिंग ली थी, बिल्डिंग नहीं सॉरी एक फ्लैट लिया था, और वो फ्लैट जो था वो CIRP में चला गया। अब फ्लैट तो CIRP में गया ही गया, लेकिन अब जो रेजोल्यूशन एप्लीकांट आ रहे थे, तो रेजोल्यूशन एप्लीकांट जो आए थे अपने रेजोल्यूशन प्लान लेके, उन्होंने कहा कि आपने कितना कितना भरा है। एक ने बोला मैंने मतलब ऑब्वियसली, तो उसने सबने कहा 80 लाख का पेमेंट हमने किया है। तो उसने बोला देखो बेटा, मैं आपको 80 लाख तो नहीं दे सकता, मैं आपको 80 लाख तो नहीं दे सकता। वेवर ऑन पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल इंटरेस्ट और अदर चार्जेस। 80 लाख तो आपने फ्लैट का पैसा दे दिया है, उस पर सोचो आपका इंटरेस्ट कितना जमा हुआ होगा आउटस्टैंडिंग, अभी तक आपको फ्लैट मिला नहीं है, समझ रहे हो। तो मैं आपको 80 लाख तो नहीं दे सकता, 80 लाख पे इंटरेस्ट जोड़ूंगी तो मान लो 1 करोड़ होता है। तो बोला मैं भाई आपको 1 करोड़ तो नहीं दे सकता, मैं आपको 50 लाख दे सकता हूँ, चलेगा क्या? तो बोलो। तो 50 लाख दे के सेटलमेंट कर लो, 30 लाख का तुम लॉस हो, फिर मैं देखता हूँ मुझे इसका क्या करना है। So waiver of part of the principal interest or the charges where the resolution applicant proposes for waiver for outstanding principal interest and other charges which is in the opinion is not sustainable, and the resolution applicant proposes to pay the agreed settlement कि भाई 1 करोड़ के जो 50 लाख ले लो, amount after waivers as above said over a short period of time, and in addition accept some percentage of restructured equity capital of the CD का 90% स्टेक ले लिया और उसके बदले 50-50 लाख का सेटलमेंट दे दिया सबको। सो दिस इज़ नथिंग बट काइंड ऑफ डेट रीस्ट्रक्चरिंग। उसके बाद चौथा पॉइंट देखना, फिर पांचवा, फिर छठवा, फिर सातवां, फिर आठवां। सो मॉडिफिकेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ सिक्योर्ड, ये मैं हाईलाइट करूँगी, हाईलाइट करके फिर आपको चाहिए तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज अभी समझा रही हो तो हाईलाइट करके मैं रख दूँगी, हाईलाइट करके आपको मैं थोड़े टाइम के लिए रोक दूँगी, आप स्क्रीनशॉट लेना। फिर से इसको मैं रिवाइज़ नहीं कराने वाली, तो क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत रिवाइज़ करना है, तो इसलिए साथ साथ में रिवाइज़ करते करते चलना। मॉडिफिकेशन एंड सिक्योरिटीज़, मॉडिफिकेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर, क्या बोल रहे देखने की कोशिश करना बेटा जी। Modification and security, modification in security of the secured financial creditor of the CD can also be used to restructure the debt to resolve its insolvency. The securities may be offered to be disposed of, released to discharge the entire or part of the claims of the financial creditor. So the resolution applicant may bring in another financial partner investor for infusion of funds, whilst the sum or other total securities held by the financial creditor may be released in the favor of the new investor. अब इसमें क्या बोला देखना, modification and security of the secured financial creditors of the CD can also be used to restructure the debt to resolve its insolvency. कि अब ये जो है मॉडिफिकेशन इन सिक्योरिटी ऑफ सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, जो सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है उनकी जो सिक्योरिटी आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, सो दिस कैन ऑल्सो बी डन एंड यूज टू रीस्ट्रक्चर द डेट टू रिजॉल्व इट्स इंसॉल्वेंसी. द सिक्योरिटीज मे बी ऑफर्ड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, द सिक्योरिटीज may be offered to disposed of or released to discharge the entire or part of the claim of the financial creditor. The resolution applicant may bring in another financial partner investor for infusion of funds while the sum or total financial creditor may be. तो इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसको सिर्फ इतना एक ही लाइन याद रखोगे तो भी चलेगा कि जो सिक्योरिटी है सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की, उसमें मॉडिफिकेशन करके भी आप मॉडिफिकेशन करके भी आप डेट रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, बस इतना लाइन याद रखना. फिर है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरोविंग. इसका क्या मतलब हुआ, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरोविंग
restructuring of secured long-term borrowing. So it is undertaken for reducing the cost of capital, improving liquidity and increasing the cash flow, and is effected by making the modifications, conversion, etc. as stated above. It is undertaken for reducing the cost of capital. कैपिटल का जो कॉस्ट है उसको आप कम करना चाहते हो, लिक्विडिटी चाहते हो अपने कंपनी में, कैश फ्लो आप बढ़ाना चाहते हो, इसलिए आप मॉडिफिकेशंस कर रहे हो. ये बहुत ही घटिया सा पॉइंट है, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी घटिया दिया है लोग ने. सो इतना याद रखना, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसमें आप कैश फ्लो और लिक्विडिटी इंक्रीज़ करना चाहते हो अपनी कंपनी में. तो ये एक पॉइंट रहा. उसके बाद 2 पॉइंट और है, लेट्स डू दैट. उसके बाद मैं हाईलाइट करूँगी चीज़ें और आपको मैं थोड़ा टाइम के लिए दे दूँगी, आप हाईलाइट कर लेना देख देख के. सो दोबारा नहीं पढ़ाने वाली, इसलिए एक साथ पढ़ के ले लो. अब ये देखना, पहले था रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर अब रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग. कि अनसिक्योर्ड नहीं है तो इनको कैसे डेट रिस्ट्रक्चरिंग में कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो बताना ज़रा. तो इसमें ये बोला है दैट इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बोरोइंग विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, प्राइवेट लोन्स, unsecured bonds or debentures. Here also objective is to reduce the interest cost, synchronization of the cash inflow outflow by changing existing dues or the repayment period etc. As I said, restructuring also involves modification, conversion etc. इसमें भी आप modification ही कर रहे हो, किस चीज़ में, पेमेंट पीरियड में इंटरेस्ट को कम करना है. तो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ हाउ यू डूइंग restructuring ऑफ अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग. फिर है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग. तो बोरोइंग में यहाँ अगर आप देख लोगे तो अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग. ठीक है, ये 3 पॉइंट तो वैसे याद हो जाएंगे आपको, ये 3 पॉइंट तो वैसे याद हो जाएंगे. फिर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग कैसे करोगे. सो दीज बोरोइंग आर रीस्ट्रक्चर्ड बाय कन्वर्टिंग सम पार्ट ऑफ देम एज लॉन्ग टर्म, reducing interest rate or existing dues, and also by renegotiating the existing terms. So basically short term borrowings थे कुछ कंपनी में, short term borrowers थे, short term borrowings थे कंपनी के, आपने उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दिया और रीनेगोशिएट किया एग्जिस्टिंग टर्म्स. ये इतना ही पॉइंट दिया तो इतना ही बता सकते हो ना भाई, इतने में इतना ही मिलेगा. फिर बोल रहा है अंटिल रिसेंटली देयर हैड बीन सेवरल डेट रीस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म सच एज फ्रेमवर्क फॉर रिवाइटलाइजिंग डिस्ट्रेस्ड एसेट्स, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम, जॉइंट लेंडर्स फोरम, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म project loans, strategic debt restructuring scheme, changes in ownership outside in SDR, and scheme for sustainable structuring. This scheme based on various circulars and guidelines issued by RBI were used as a tool for restructuring the debt of CD. अभी तक बोला कि ये सारे methods भी हम यूज़ करते थे as a capital, as a debt restructuring, sorry. So in order to harmonize and simplify the framework for the resolution of stressed assets, RBI via the circulation in 2019 has withdrawn the scheme. The joint lenders forum, then institutional mechanism stand discontinued. Therefore, before initiating insolvency against the CD, the bank financial institutions are required to recourse the formal restructuring as per the guidelines issued in the circular of RBI this one. So the framework as provided by the RBI through circular this one provides the procedure for debt restructuring of the company to resolve the distress situation. तो this can be simply cut, कि पहले हम ये यूज़ करते थे, अब हमको यूज़ नहीं करना है तो हमको भी कट करना है. सो बेसिकली ये इसके कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं मैंने, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो इसके सिर्फ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, बाकी एक्सप्लेन खुद ही कर दूँगे या खुद ही कर देंगे हम सारे. जहाँ जहाँ ज़रूरत लगा वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मार्क किया. अदरवाइज़ ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन आप लर्न नहीं कर सकते, इसमें लर्न का ऐसा कुछ नहीं है. तो ये पॉइंट्स आप मार्क कर लो.
1 करोड़ का फ्लैट है, वो बोल रहा है आर्य कि 50 करोड़ ले लो, वेवर दे दो। तो वो उसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, एग्जाम्पल दिया है मैंने, ताकि याद रहे लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी किसी में भी एक्सप्लेनेशन में मार्किंग नहीं की है, इसको कट कर लो, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग करने जा रहे हैं इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग का। सो इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग के केस में क्या बोला है, that equity restructuring involves reorganization of equity capital। हमने जब debt restructuring पढ़ा था, तो हमने debt restructuring में पढ़ा था, it is the process of reorganizing the whole debt capital of the company। ठीक है, जो हम नेगोशिएशन विद बैंकर्स ये वो करेंगे। अच्छा, वो पॉइंट मैंने हाईलाइट नहीं किया, वो मैं कर दूंगी वहाँ पर उसके इंट्रो में। लेकिन यहाँ पर मैं ये बोल रही थी कि इक्विटी restructuring involves reorganization of equity capital. So under the provision of this code, the equity restructuring can be brought out by various ways, which is generally part of the greater corporate restructuring process, operational or financial or both। The same include the following। जब आपको equity restructuring करना है तो आप ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल करोगे। ऑल्ट्रेशन में क्या क्या आ जाता है बेटा, कंसोलिडेशन, बहुत सारी चीज़ें जो ऑल्ट्रेशन में पूरा कंपनीज एक्ट है, तो मज़ा आएगा पढ़ने में। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जो कि हमको कौन से चैप्टर में, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल चैप्टर 1 है। अब वो किसका है, आई गेस उसमें बाय बैक है, आई गेस RCD का चैप्टर 1 है, उसमें रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बहुत डीप में पढ़ा है अपन ने। बाय बैक ऑफ शेयर्स भी उसमें काफ़ी डीप में पढ़ा है। तो सारे प्रोविजंस हैं, ऑल्टरेशन भी है आई गेस, रिडक्शन एंड देन बाय बैक, ये 3 चीज़ें अपने को पढ़नी है। इसके थ्रू हम इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग करने जा रहे हैं। तो बेसिकली इसमें डिटेल में कुछ दिया ही नहीं है, इसमें सेक्शन दिया है सिर्फ। सबको पता है बाय बैक का सेक्शन 68 है, तो लिख देना कि सेक्शन 68 to 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील करता है बाय बैक के लीगल प्रोविजंस के साथ। 68 ही करता है। चलो, रूल 17 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स 2014, देन सेबी का बायबैक रेगुलेशन 2018। मतलब कौन कौन डील कर रहा है, तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 68 to 70 रूल्स में आएगा। रूल 17 ऑफ कंपनी, या फिर इतना भी याद रखो अगर आप, कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 इस पर लगता है, एंड सेबी बायबैक रेगुलेशन 18 भी यहाँ पर लगता है। तो ये तो हो गई बायबैक की बात। फिर जब हम ऑल्टरेशन की बात कर रहे हैं, तो सबको होता है सेक्शन 61 to 64 रेड विथ सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ, तो ये छोड़ दो, रेड विथ सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13। सेक्शन 61 to 64 तो याद कर लो, हमसे कंपनीज का सेम रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 14। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के भी रूल्स इसमें लगेंगे जब हम ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करते हैं। 16 NCLT 16 रूल 16। फिर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल की सब बात करते हैं, तो सेक्शन 66 आता है। रूल जो है NCLT का आ रहा है इसमें भी 16, प्रोसीजर फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल रूल 16, एंड सेबी लोडर रेगुलेशन 15। चलो कहीं तो आया लोडर। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ रेगुलेशन याद करने की, कौन कौन से रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे, एंड इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग इज डन। वाओ माय गुडनेस। ऑल्टरेशन कर रहे हो सेक्शन 61 to 64, कंपनी का रूल वही शेयर कैपिटल डिबेंचर्स 2014, एंड देन NCLT लगेगा। NCLT इसमें भी है, लेकिन NCLT रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल रूल 16 लगेगा, एंड सेक्शन 66 ज़्यादा है जब हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करते हैं, और NCLT का रूल्स तो पता ही है। सभी लोडर भी लगेगा जब आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर रहे हो। तो जब हम बायबैक की बात करते हैं, सेक्शन 68 to 70 ऑफ कंपनीज एक्ट लगेगा, फिर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 14, एंड देन बायबैक रेगुलेशन 18 सभी वाला। So the strategies mentioned above for restructuring can be used jointly or independently depending upon the operational and financial assessment of COC. The restructuring strategies of merger, ठीक है, this is also not important. So this is how we have covered debt restructuring and equity restructuring. अब एक केस तो है जो पीछे कवर करना है अपने को, उसके बाद वो रेजोल्यूशन प्लान वाले ये सारे पॉइंट्स थे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं ना इसको लास्ट में लूँगी, बिकॉज मैं इसको बहुत फास्ट कराना चाहती हूँ, बिकॉज पॉइंट हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया है। तो अभी हमको सिर्फ उसके अंदर का एक बार एक्सप्लेनेशन देखना है, जो कि ऑब्वियसली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। स्टिल आई एम गोना टेक इट। ये केस लो है, इसको करने के बाद वी कैन कवर दिस टॉपिक, एक्विजिशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा अंडर लिक्विडेशन थ्रू सेल ऑफ एसेट्स एज अ गोइंग कंसर्न। एक बार ये टॉपिक क्लियर हो जाए, फिर एक और केस लॉ है मेरे ख्याल से, हाँ जी, शिवम प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस
धनापाल एंड अदर्स, ये केस तो कंप्लीट करना है. सो लेट्स सी क्या बोल रहा है केस. देखना सबसे पहले यहाँ पे क्या बोलेंगे. अच्छा, ये भूषण स्टील वाला ही है जो हम पीछे पढ़ रहे थे ना, वही बोल रहा है. सो द एक्विजिशन ऑफ भूषण स्टील लिमिटेड फॉर दिस मच रुपीज बाय बमनीपाल स्टील लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है TSL की, टाटा स्टील लिमिटेड की, has been the first major case of acquisition of a major stressed assets under the insolvency and bankruptcy code. So BNL जो है completed the acquisition of controlling stake of this much percent in BSL in accordance with the approved resolution plan under the CIRP. Tata Steel has paid rupees 35,200 crore in cash to acquire Bhushan Steel. It would pay another rupees 1,200 crore over next 12 months to operational creditors. So the promoters of BSL approached the NCLAT over issue of ineligibility of TSL to acquire BSL. L&T and operational creditor also appraised the Honorable NCLAT over issue of unfair distribution of settlement amount for its claim under the provision of IBC. नहीं दिख रहा है क्या आपको? सॉरी. ये भी ध्यान देना पड़ता है. दिख रहा है नहीं दिख रहा है. So NCLAT upheld the acquisition of Bhushan Steel, rejecting allegation of its ineligibility by the promoters of the company. The NCLAT also rejected the claims of L&T and operational creditor of Bhushan Steel Limited, opposing Tata Steel resolution plan seeking a higher priority in debt settlement. NCLAT said that Tata Steel UK, a foreign subsidiary of Tata Steel, which was fined by English court in February 2018 under UK Act, had a provision of imprisonment for a term not exceeding 12 months or a fine or both, while the provision of section 29 AD of the code, which deals with eligibility, stipulates has been convicted for an offence punishable with imprisonment for 2 years or more, cannot be equated with section 33(1)(a) of the UK Act, and said NCLAT section 29(a) of IBC mandates that a person convicted for any offence punishable with imprisonment for 2 years or more is ineligible for submitting a resolution plan. So the claims of L&T, which had supplied goods and machines over 900 crore, NCLAT said that Tata Steel resolution plan was fair towards operational creditor of Bhushan Steel, which has a total demand of this much crore. NCLAT observed that the company has allotted 1,200 crore for them. An LT plea for higher priority could not be accepted. Moreover, it also declined the plea of promoters' family, contending Tata Steel's resolution plan was illegal, as it purports to transfer shares of preference shareholder of Bhushan Steel without their consent for a fixed consideration of this much. So acquisition under the code, exemption from SEBI takeover code. एक बार ये भी पढ़ लो आप, मैं भी रख के जा रही हूँ इसे. एक बार ये वाला 2 लाइन पढ़ के रखो. उसके बाद हम इसके कंक्लूजन पे आते हैं. सो जस्ट रीड दिस वन. आई एम कमिंग. तो ये पढ़ के हो गया आपका. इसमें क्या बोला था, दैट एक्विजिशन अंडर द कोड, एग्जेम्पशन फ्रॉम सेबी टेक ओवर कोड, द प्रोविजन इज इनविसेक टू बूस्ट एक्विजिशन ऑफ सच कंपनीज. सो द एक्विजिशन ऑफ भूषण स्टील लिमिटेड बाय टाटा स्टील लिमिटेड, एक्विजिशन ऑफ इलेक्ट्रो स्टील्स लिमिटेड बाय वेदांता रिसोर्स लिमिटेड, एक्विजिशन ऑफ मोनेट लिस्पेट एंड एनर्जी लिमिटेड बाय JSW स्टील लिमिटेड अंडर IBC were exempted from the open offer requirements.
So the acquirers of distressed companies are not under the obligation to make an open offer. The relaxation is granted with an intention to ease the additional burden on the acquirer from infusing an additional capital pursuant to acquiring the stake in the company. Moreover, in majority of the distressed company under CRP on where process is over, the dues of even the secured creditors have not been paid in full and as a result of the liquidation value. ये कुछ नहीं है बेसिकली, इसको कट भी कर सकते हो चाहिए तो. इसमें सिर्फ इतना कहा है कि दीज आर द एग्जाम्पल जहाँ पे कंपनी को ओपन ऑफर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, एग्जाम्प्ट किया था. ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि जब कंपनी CRP में किसी कंपनी को एक्वायर करती है तो उसमें अपने को ओपन ऑफर से टेक ओवर के एग्जाम किया जाता है. ये अंडर सेक्शन 10 ऑफ सेबी टेक ओवर, सेबी अपना क्या है वो टेक ओवर कोड 2011 में. बट दैट्स फाइन. अभी किसी को इसका कंक्लूजन समझ में आया क्या? जितना मेरी समझ में है उतना तो ये था कि LNT नहीं चाहती थी कि ये एक्विजिशन हो बाय TSL ऑफ BSL. तो इसको कंक्लूड करते हैं अब. ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना. बेसिकली देखना यहाँ पर जो सेक्शन 29A है ना, वो मैंडेट करता है दैट अ पर्सन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस जो कि पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर, तो वो इनएलिजिबल होता है फॉर सबमिटिंग अ रेजोल्यूशन प्लान एंड कैन नॉट बी इक्वेटेड. तो दैट प्रोविजन जहाँ पर मना किया है कि 29A के हिसाब से, माय बैड अगेन भूल गई, कैमरा आपकी तरफ करना. सो 29A जो है वो मैंडेट करता है कि कोई भी पर्सन अगर कन्विक्टेड हो रहा है फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विथ फॉर अ इम्प्रीजनमेंट फॉर 2 years और मोर, तो इनएलिजिबल होता है ना फॉर सबमिटिंग अ रेजोल्यूशन प्लान. नाउ दैट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द प्रोविजन ऑफ UK एक्ट ऑफ इम्प्रीजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 12 months और फाइन और बोथ. तो उसके साथ आप इक्वेट नहीं कर सकते हो. ये इसका कंक्लूजन है, एक्विजिशन ऑफ भूषण स्टील लिमिटेड बाय टाटा स्टील लिमिटेड. तो बेसिकली ये इसका कंक्लूजन है. ये आपको चाहिए तो आप साइड में लिख लेना, ठीक है. ये केस लॉ हो गया. अब नेक्स्ट केस लॉ कर दे, उसके बाद देखते क्या बाकी है. तो पहले पूरा ये केस लॉ पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसको आपका कंक्लूजन बताऊंगी. ये 2 केस लॉ हो जाएंगे, उसके बाद 2 आंसर और करने हैं, वो हम फटाफट निपटा लेंगे. तो देखना, इन द मैटर ऑफ शिवम प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस धनापाल एंड अदर्स, तो एनक्लेट जो है उसने पास किया impugned order of liquidation as committee of creditors did not find any resolution plan viable and feasible. committee of creditor ने कोई भी resolution plan approve नहीं किया, जिसकी वजह से एनक्लेट ने क्या कर दिया, liquidation order पास कर दिया. so the promoter submitted that they should have been given an opportunity to settle the dues. while rejecting the said submission, एनक्लेट मतलब प्रमोटर्स बोल रहे हैं कि आपको हमें थोड़ा अपॉर्चुनिटी देना चाहिए था टू सेटल द ड्यूज. हम सेटल करते थे ना ड्यूज. तो एनक्लेट ने वो सबमिशन को रिजेक्ट कर दिया एंड क्लैरिफाइड दैट सेटलमेंट कैन बी मेड ओनली एट 3 stages बिफोर एडमिशन ऑफ CR क्या है वो CIRP, before constitution of COC and in terms of section 12A of the code, and such stages were over in the instant matter. So it however observed that during the liquidation process it is necessary to take steps for revival and continuance of this corporate debtor by protecting it from its management and from a death by a liquidation. So where this appellate tribunal having noticed the decision of Honorable Supreme Court in Swiss Ribbon Private Limited versus Union of India. तो बेसिकली स्विस रिबन का जो केस था और जो दूसरा केस बताया वो है मेगल होम्स प्राइवेट लिमिटेड. तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था दैट इन रेफरिंग टू द मैटर ऑफ स्विस रिबन एंड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रा इसको सुप्रा क्यों बोलते हैं पता नहीं. सो वेर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कितने बार ऑब्जर्व करोगे. वॉट इज इंटरेस्टिंग टू नोट इज दैट प्रियम्बल डज नॉट इन एनी मैनर रिफर टू लिक्विडेशन विच इज ओनली अवेल्ड. अच्छा ये काफ़ी ऐसे हो रहा है ना, इसको जूम आउट कर कैसे दिखाओ, ये काफ़ी इतना लो लिखा हुआ ही है, काफ़ी इसकी प्रिंटिंग छोटी है ना, इसके कारण अगर मैं इसको जूम आउट भी कर दूँ, सॉरी जूम इन भी कर दूँ तो आधा कट हो जाएगा. होल्ड ऑन, अब ऐसे ही देखना पड़ेगा आपको, ऑप्शन नहीं है. आई होप विजिबल है बस.
यहाँ पर चल रहे हैं हम. So what is interesting to note is that preamble does not in any manner refer to liquidation, which is only availed as a last resort if there is either no resolution plan or the resolution plan submitted is not up to the mark. Even in liquidation, the liquidator can sell the business of corporate debt as a going concern. Enclave in this matter further held that in view of the provision of section 230 and the decision of the Honorable Supreme Court in Mega Rooms Private Limited, um, and Swiss Ribbons Private Limited, we direct the liquidator to proceed in accordance with the law. He will verify claims of all the creditors, take into custody and control of all the assets, property, effects and actionable claim of the corporate debtor, carry on the business of the corporate debtor for its beneficial liquidation, etc., as prescribed under section 35 of the code. So if the member or the corporate debtor or the creditors or a class of creditors like financial creditor, operational creditor approach the company through the liquidator for compromise or arrangement by making a proposal of payment to all creditors, the liquidator on behalf of the company will move an application under section 230 of Companies Act 13 before the AA, that is NCLT Chennai bench. So in terms of the observation as made in above, on failure as observed above, steps should be taken for outright sale of corporate debtor so as to enable the employees to continue. Because मेरे को एक ही इसका समझ आ रहा है कंक्लूजन, और वो ये है कि अगर एप्लीकेशन डालते हैं अंडर सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सो डाल सकते हैं. इट कैन बी फाइल्ड इवन आफ्टर द लिक्विडेशन ऑर्डर पास अंडर आईबीसी. मतलब भले ही आईबीसी ने ऑर्डर पास कर दिया हो लिक्विडेशन का, लेकिन आप फिर भी अंडर सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट आप क्या कर सकते हो बेटा, आप लिक्विडेशन ऑर्डर जो है वो पास कर सकते हो. सॉरी, माय बैड. आप एप्लीकेशन दे सकते हो अंडर सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट 13, भले ही लिक्विडेशन ऑर्डर दे दिया हो एनसीएलटी ने, स्टिल आप सेक्शन 230 के अंडर आपको जो राइट दिया है कंपनीज एक्ट 13 ने, उसके अंडर आप एप्लीकेशन डाल सकते हो. दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ इट. केस 2 दिया है विच इज एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस भारतीय डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, इसका कंक्लूजन अगर देखा जाए तो जो रेजोल्यूशन एप्लीकांट थे यारे, उसने प्रपोज किया रेजोल्यूशन प्लान टू सेल द कंपनी आफ्टर 2 years. तो एनसीएलटी ने रिजेक्ट किया एज इट इज प्रैक्टिकली एक्सटेंडिंग द सीआईपी फॉर 2 years ना इन द नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्लान. हेंस एनसीएलटी ऑर्डर्ड लिक्विडेशन. तो बेसिकली क्या हुआ था, जो आर्य था ना, वो बोल रहा था कि मैं ये कंपनी को 2 साल के बाद जो है वो बेच दूंगा. तो एनसीएलटी ने रिजेक्ट किया कि तू 2 साल के बाद बेच रहा है इसलिए क्योंकि तू सीआरपी को 2 साल तक एक्सटेंड करना चाहता है इन द नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्लान. हेंस एनसीएलटी ऑर्डर लिक्विडेशन. पढ़ना चाहते हो बड़ा करके पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है फाइल्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड by resolution applicant who is financial creditor with 82.7% voting share in the COC. So the plan provided that the resolution applicant will sell the CD in corporate debtor in 2 years. NCLT Mumbai bench noted that the plan does not give due consideration to the interest of all stakeholders, seek several exemptions and contain a lot of uncertainty and speculations है ना सारे. It provides for generation of income from ongoing operation and no upfront money is brought in by the resolution applicant. So NCLT ने बोला कि भाई तू लिक्विडेट कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये वही दिया है, कंक्लूजन दिया है जो मैंने आपको बोला. तो अब हमारे केस लॉज भी हो चुके हैं. अब 2 क्वेश्चन रहता है, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला. तो पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर जो लास्ट वाला बचेगा वो तो फटाफट हो जाएगा ना, क्योंकि लर्न तो कर ही लिया है उसको हमने. इसको एक बार रीड करते हैं, फिर इसको हाईलाइट करेंगे, देखते हैं इसके केस में क्या क्या करना है. चलो, विजिबल है ना गाइस? अपने को 2 घंटा हो जाएगा मुझे लगता है इस लेक्चर को ख़त्म करने में. खड़े हो जा भाई सीधे से. सो नाउ वी आर स्टडिंग एक्विजिशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर. कि कॉर्पोरेट डेटर जो है वो एक्विजिशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर हो रहा है अंडर लिक्विडेशन थ्रू सेल ऑफ एसेट एज अ गोइंग कंसर्न. तो अभी हमने देखा कि लिक्विडेशन भी हो जाता है आपका, तो आप कंपनी को सेल कर सकते हो एज अ गोइंग कंसर्न. आप लिक्विडेटिंग कंपनी को भी सेल कर सकते हो एज अ गोइंग कंसर्न.
तो इसमें क्या दिया है, रेगुलेशन 32A ऑफ IBBI लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 16, ये बोल रहा है, ये रेगुलेशन 32A है पूरा, where the committee of creditors has recommended sale under clause E और F of regulation 32. ओके, E और F इधर है, E नीचे E और F, तो where the committee of creditors has recommended sale under clause E or F of regulation 32, or where the liquidator is of the opinion that the sale under E or F of regulation 32 shall maximize the value of CD, he shall, मतलब अगर रेगुलेशन 32 के हिसाब से COC को या फिर लिक्विडेटर को लगता है कि E और F के हिसाब से हमको कंपनी को एज अ गोइंग कंसर्न बेच देना चाहिए तो बेच दो। तो कॉर्पोरेट डेटा एज अ गोइंग कंसर्न मतलब कि वेयर द कमिटी ऑफ क्रेडिटर हैज रिकमेंडेड सेल अंडर क्लॉज ई, मतलब सेल अंडर द कॉर्पोरेट डेटा इज अ गोइंग कंसर्न, या फिर एफ द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा इज अ गोइंग कंसर्न, और जिससे कॉर्पोरेट डेटा को ज़्यादा फायदा होगा, वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, तो फिर आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी को एज अ गोइंग कंसर्न भी बेच सकते हो। सेकेंड बोर्ड है, फॉर द पर्पज ऑफ सेल अंडर सब रेगुलेशन 1 द ग्रुप ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ CD as identified by the committee of creditors under subregulation 2 of regulation 39C of IBC rules shall be sold as going concern, कि मतलब उसको बेच रहे हो तो एज अ गोइंग कंसर्न बेचना। where the committee of creditor has not identified the assets and liabilities under subregulation 2 of regulation 39C of the IBC, the liquidator shall identify and group the assets and liabilities to be sold as a going concern in consultation with the consultation committee. If the liquidator is unable to sell the corporate debtor or its business under clause E or F, की going concern के हिसाब से नहीं बेच पा रहा है liquidator, within 90 days from liquidation commencement date, he shall proceed to sell the assets of the corporate debtor under clause A to D of regulation 32. मतलब या तो वो E और F में बेच दे, E और F क्या है कि एज अ गोइंग कंसर्न बेच दे, लेकिन अगर E और F नहीं बेच पा रहा है वो, तो A to D के हिसाब से वो बेच देगा। तो एन एसेट एज अ स्टैंड अलोन बेसिस, an asset in a slum sale, set of assets collectively, asset in parcels, या तो वो गोइंग कंसर्न बेच दे कॉर्पोरेट डेटर को, या फिर वो बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर गोइंग कंसर्न बेच दे। अगर ई और एफ नहीं कर पा रहा है तो उसको A to D करना पड़ेगा कि स्टैंड अलोन बेसिस पे बेच दे, स्लम सेल पे बेच दे, एसेट्स कलेक्टिवली बेच दे, या फिर एसेट्स इन अ पार्सल बेच दे। Provided that where an asset is subject to security interest, it shall not be sold under any of the clause A to D, A to F, unless the security interest there has been relinquished to the liquidation estate. कि अगर कोई एसेट पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट है तो फिर आप उसको तब तक मत बेचो जब तक वो रिलिंक्विश नहीं कर देते आप। ये खत्म हो गया। वाह कितना छोटा सा था। अब ये जो आंसर है जो जिसका हमने ऑलरेडी हेडिंग्स पढ़ रखा है, इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन मैं फटाफट आपको पढ़ के फिर इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखना क्या बोला है। सबसे पहले रेजोल्यूशन मेजर्स अंडर द IBC कोड 16, सो ट्रांसफर ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स ऑफ द CD to one or more person. So the resolution applicant may acquire part of the assets and may opt to transfer some assets to, मतलब रेजोल्यूशन एप्लीकांट जो है, जो रेजोल्यूशन प्लान लेके आया है, वो कुछ असेट्स एक्वायर कर सकता है और कुछ असेट्स वन और मोर पर्सन को सेल कर सकता है बेटर वैल्यू में टुवर्ड द रेजोल्यूशन ऑफ CD. द कंसिडरेशन टुवर्ड द सेड एसेट इज यूटिलाइज टू रीपे द ड्यूज ऑफ कॉर्पोरेट डेटर टू इट्स क्रेडिटर्स. तो इसमें सिर्फ इतना सा बोला है कि जो रेजोल्यूशन एप्लीकांट है, ही कैन अक्वायर पार्ट ऑफ एसेट एंड सेल सम पार्ट ऑफ द एसेट्स, जो भी उसको कंसिडरेशन मिल रहा है सेल करने के बाद, वो उसको कॉर्पोरेट डेटर के क्रेडिटर्स को ड्यूज पे करने में लगाएगा. उसके बाद दूसरा है सेल ऑफ एसेट्स वेदर सब्जेक्ट टू एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट और नॉट. तो जो रेजोल्यूशन एप्लीकांट है as its resolution strategy may provide for sale of assets of CD in full or in part whether subject to any security. For example, if the corporate debtor holds asset which may be subject to security interest and which may bring benefit to the CD on their sale, all right, on their sale through the sale of all or part of the assets, so the resolution applicant may provide for sale of such assets and provide for settlement ऑफ द कॉर्पोरेट डेट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. मतलब इन शॉर्ट वही बोलना चाह रहा है, सेल करके करना है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर है रीस्ट्रक्चरिंग द कॉर्पोरेट डेटर बाय वे ऑफ मर्जर अमालगमेशन. तो एज डिस्कस्ड अर्लियर, रेजोल्यूशन प्लान में प्रोवाइड फॉर मर्जर अमालगमेशन, कॉम्बिनेशन, ये वो.
फिर सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ सीडी और द मर्जर और कंसोलिडेशन ऑफ द सीडी विथ वन और मोर पर्सन. सब्सटेंशियल एक्विजिशन सीडी के शेयर्स का सब्सटेंशियल एक्विजिशन हो जाएगा. सो द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मे प्रोवाइड फॉर द सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स ऑफ सीडी और मर्जर कंसोलिडेशन विथ वन मोर पर्सन एज बी बेनिफिशियल टू द सीडी. हर चीज़ में सीडी का बेनिफिट देखना है. टू फेच द मैक्सिमाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड रिजॉल्व द स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी. सो द प्रोहिबिशन सेट आउट अंडर द प्रोवाइजर टू दिस वन, which restricts an acquirer from acquiring shares or voting rights in a target company, resulting in aggregate shareholding of the acquirer in concert exceeding the maximum permissible value 75%. जो है कि 25% तो एटलीस्ट पब्लिक का है, तो आप उतना अक्वायर नहीं कर सकते. विल नॉट बी एप्लीकेबल टू एन अक्वायर अक्वायरिंग शेयर पर्सन टू रेजोल्यूशन प्लान. वो जो कंडीशन है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी अगर कोई पर्सन रेजोल्यूशन प्लान के तहत एक्वायर करना चाहता है 75% से ज़्यादा. ठीक है. फिर है कैंसिलेशन और डी लिस्टिंग ऑफ एनी शेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा इफ एप्लीकेबल. चलो देखते हैं. दिख रहा है ना गाइस? नहीं दिख रहा था, बताया नहीं आपने. अब इसमें क्या है देखना. दैट इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग बाय कैंसिलेशन और रिडक्शन. इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग आप कर रहे हो बाय कैंसिलेशन या फिर रिडक्शन और डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑफ द सीडी मे बी quite useful in resolution of the CD as the same may save RA from time consuming transfer procedure. Moreover, SEBI delisting will no longer apply to delisting. क्या है ये? Delisting, the plan set out specific delisting procedure. The plan provides an exit option to exit existing public shareholder at a price in plan resolution plan. Further, promoter are provided with the opportunity of existing under the plan at the price, and the delisting should be at the price not less than the price at which the promoters are provided exit. प्रमोटर को भी एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो जो बाकी होल्डर्स है उनको आप कम में, जितना प्रमोटर्स को दे रहे हो उससे कम में आप विदाई नहीं दे सकते. फिर है सेटिस्फैक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट. तो द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मे ऑल्सो सेटिस्फाई और मॉडिफाई. मे ऑल्सो मतलब वही दिया. कर्विंग और वेविंग ऑफ एनी ब्रीच ऑफ टर्म ऑफ द डेट ड्यू फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर. तो कॉर्पोरेट डेटर जो है मे सफ़र फ्रॉम breach of terms of the debt owed by it to the creditor, which may play a vital role in the process of its acquisition. तो कॉर्पोरेट डेटर ने पहले जो ब्रीच किया था, अब जो उसको एक्वायर करना चाह रहा है आर ए, तो उसको ब्रीच को या तो क्योर करेगा या तो वेव ऑफ करेगा, दोनों में से एक ही कर सकता है. रिडक्शन इन अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर्स. तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है वो क्रेडिटर्स को जितना पैसा देना चाहिए था उसमें रिडक्शन कर रहा है, कम कर रहा है, वेव ऑफ कर रहा है चीज़ें. फिर एक्सटेंशन ऑफ मेच्योरिटी डेट और चेंज इन इंटरेस्ट रेट और अदर टर्म्स ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर. सो द डेट रीस्ट्रक्चरिंग as designed formulated by the resolution applicant for the corporate debtor as the part of resolution plan may provide for the extension. बहुत वही दिया यार, इसका देने का ज़रूरत नहीं था एक्सप्लेनेशन भाई कि मे कर सकता है काइंड ऑफ दैट शिट. फिर है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ द सीडी. तो वही है कि एमओए, देखा मैंने कहा था ना, एमओए को जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है उसको अमेंड कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है उसके हिसाब से. इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द सीडी फॉर कैश प्रॉपर्टी सिक्योरिटीज. ये पॉइंट पढ़ना ध्यान से. आरए जो रेजोल्यूशन प्लान है ना, जो कि आरए दे रहा है, मे प्रोवाइड फॉर द इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडिंग शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा इन ड्यू फॉर of cash property security in exchange of the claim interest or other appropriate purpose. So the resolution applicant may provide for issuance of securities of the CD to itself for the fund it might bring in, for the property it might bring in, and may provide for issuance of the security. मतलब security के बदले property ले रहे, cash दे रहे हैं वो. Change in portfolio of goods or services produced or rendered by the CD. So for operational organizational restructuring, ऑपरेशनल को ऑर्गेनाइजेशनल भी रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं. सो द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मे प्रोवाइड फॉर चेंज इन पोर्टफोलियो ऑफ गुड्स और दिस वन. चेंज इन टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय कॉर्पोरेट डेटर.
कि कॉर्पोरेट डाटा जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है वो भी चेंज हो रहा है, वो चेंज कर रहा है। रेजोल्यूशन प्लान के तहत obtaining necessary approval from the central and state government and other authorities. So the resolution applicant, if required, would provide for obtaining the necessary approval from these people. So इस तहत हमारा जो चैप्टर 4 है 5 है रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी IBC की बुक का, और चैप्टर नंबर आई गेस 15 होगा CR की बुक का। मैंने पूरा कंटेंट मैच किया था, ये इंसॉल्वेंसी की बुक है और मैंने पूरा कंटेंट मैच किया था, पूरा का पूरा A to Z सेम था। ये चैप्टर 17 है CRI की बुक का, पूरा का पूरा चैप्टर सेम है, पूरा A to Z। So this is how we have done with this one, सारा का सारा सेम है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव डन विद 2 चैप्टर्स। एक अगर आप तीनों ग्रुप दे रहे हैं, आपने चैप्टर 17 कंप्लीट कर लिया है CR का, एंड आपने चैप्टर 15 कंप्लीट कर लिया, 5 कंप्लीट कर लिया है रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी IBC का। सो दिस इज़ हाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर। फॉर एनी अदर चैप्टर you want me to make video on IBC or any other subject, please let me know in comments. And if you really like the video, please subscribe to my channel and like the video. Press the bell icon. Bye. Good night.